अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? मैं बैठी हुई इसलिए हूँ क्योंकि बाहर बहुत रश था यार भाई के, और मुझे जल्दी एंटर होना था तो मैं अपने घर के कपड़ों में बैठ गई हूँ। अभी मैंने तैयारी नहीं की है, वो चेंज नहीं किया जो डिज़ाइनर के कपड़े मुझे पहन के आपके सामने खड़े होकर दिखाना था। लेकिन खैर, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं। और अक्सर जब मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ तो मुझसे पूछते हैं लोग किस चीज़ का फ़ोबिया है। लोगों को हाइट का फ़ोबिया होता है, लोगों को लिफ्ट में बंद कोई बंद जगह में रहने का फ़ोबिया होता है, पानी का फ़ोबिया होता है। मुझे इम्तिहानात का फ़ोबिया रहा है हमेशा से। जब भी मेरे एग्ज़ाम्स मेरे सर पे होते थे तो मेरी अम्मी कहती थी कि लाइक मैं अपने हवास में नहीं होती थी, सोना नहीं, पूरी रात जाग कर तैयारी करना। मुझे एक डर, खौफ, एंजाइटी शदीद वाली होती थी इम्तिहानात की रात। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे मैंने कितनी भी पढ़ाई की हो, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब भूल गई हूँ। और उस वक्त मेरी अम्मी का मेरे साथ जो जिस तरह का साथ रहना और मुझे सूद करना, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे उनकी गोद में जाके लेटना होता था क्योंकि मैं इतनी हाइपर हुई होती थी, मैं इतनी डिप्रेशन में हुई होती थी कि मैं सब भूल गई हूँ। सो अम्मी का बार बार सिर्फ गले से ही लगाना मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करता था। हम जब खुद पढ़ रहे होते हैं उस वक्त हमें लग रहा होता है ओहो बस पढ़ाई ख़त्म हो जाए, इम्तिहान ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी सुकून में है। लेकिन मुझे लगता है वो दिन सबसे आसान होते, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते और आप बच्चों की माँ बनते हैं तो वो इम्तिहानात दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहानात होते हैं। क्योंकि आपने जब आपको ख़ुद पढ़ना होता है ना तो आपने अपने आप को समझाना होता है। अब जब आपने अपने बच्चों के लिए परेशान होना है कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, सो उनको समझाना, फिर उनको कभी कभार पिटाई भी लगा देना, उनके साथ सख्ती करना, वो एक जानलेवा प्रोसेस है। क्योंकि आपके पास अगर आपके 3 मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे हैं जिनकी मुख्तलिफ़ तरह की नेचर है, उसमें से कोई एक होगा जो ख़ुद पढ़ लेगा, जिसको आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं, कोई एक होगा जिसको आपको बार बार धक्का ले जाकर देकर किताबों के आगे बिठाने की ज़रूरत है। वो ज़हीन होगा मगर वो केयरलेस होगा। सो आपके पास अलग अलग बच्चों की ज़ाहिर है उनकी नेचर के हिसाब से आपको उनको टैकल करना पड़ता है। लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा आगे से आगे बढ़े, अच्छे से अच्छा पढ़ाई में हो, वो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए और जो कॉम्पिटिटिव दौर है उसमें आगे रहे, ताकि बाद में उसको मुश्किल ना हो। क्योंकि क्या, हर चीज़ की तरबियत, हर चीज़ की तालीम, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी एक माँ के सर पर आ जाती है। बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, माँ ने तवज्जो नहीं दी होगी। बच्चा बुरी आदतें हैं, हाँ माँ ने तवज्जो नहीं दी होगी। तो हर चीज़ जब माँ के ऊपर आ जाती है, और वो भी छोड़ दें, दुनिया की फ़िक्र नहीं होती माँ को बच्चों की फ़िक्र होती है कि इन्होंने अपना बेस्ट ऑफ करना है, बेस्ट ऑफ लेकर आना है। सो इम्तिहानात का दौर है और मैं ये देख रही हूँ अपने आसपास कि सिर्फ बच्चे नहीं, उनकी माएँ भी बहुत परेशान हैं। मेरे हलकों में तो कुछ ऐसी माएँ हैं कि वो सुबह 4 बजे जागती है, फिर वो अपने बच्चों को उठाती है। उनकी ज़िंदगी का सिस्टम इस तरह शुरू होता है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो सुबह 4 से लेकर अर्ली 7 तक का टाइम है, ये बेस्ट है एग्ज़ाम्स की तैयारी या कोई भी पढ़ाई की रिवीजन करने के लिए। फिर जब आप और आगे आते हैं 2 से 4 तक का टाइम, उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन रात का टाइम, जो हम रात को जाग के पढ़ते हैं, वो सबसे वर्स्ट टाइम है। 4 घंटे लगाएंगे यार, आपको इतनी सी चीज़ याद होगी, क्योंकि हमारे दिमाग के काम करने का सिस्टम होता है, सूरज के साथ वो सिस्टम चल रहा होता है। सो जो सुबह का टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है तैयारी का। तो इसीलिए सुबह स्कूल रखे जाते हैं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट लर्न कर सकें। लेकिन हमेशा मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि इम्तिहानात में जब मैंने सुबह उठ के जो तैयारी की है ना, अर्ली मॉर्निंग, रात को जल्दी सो गई और रात अच्छी नींद लेने के बाद सुबह जब मैं उठी और वो रिवीजन किया है, सो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मैं भूल गई हूँ। बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। लेकिन जब भी मैंने ये नोट किया है, जब भी मैंने बच्चों को के साथ किताब लेकर
सवालात खुद किए और उन्होंने जवाबात दिए हैं, तो इस मेरी एफ़र्ट से मेरे बच्चों की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा है। अगर मैंने उनको खुद ही कह दिया हाँ जाओ भाई खुद ही पढ़ लो, सो आते तो थे वो कह के मम्मा, लेकिन वो ये जो है ना वो ये नहीं होता था, वो ये होता था। हाँ, हम बहुत रिकॉर्ड लगा चुके हैं अपने बच्चों का, लेकिन मैं फिर भी शुक्र अदा करती हूँ कि बेस बच्चों की स्ट्रॉन्ग रही तो मेरे बच्चे अब फ्लरिश कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं और अब मुझे फ़िक्र नहीं है। अब सारा मेरा जो वो कहते हैं ना सिमत है, जो मेरी क्या कहेंगे उसे, तवज्जो है, वो बलाज के ऊपर है और बलाज डंडे का पीर है। इतना इंटेलिजेंट है मगर उसे बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी पड़ती है। मेरे ऊपर ही गया है, हम सब भी ऐसे होते थे, एग्ज़ाम्स करीब आते थे तो ही किताबें खोल के बैठते थे। आप भी अभी उसी वक्त से गुजरी हैं जिस वक्त से मैं गुजर रही हूँ, या और माएँ, तो आइए सर जोड़ के बैठते हैं और कोई ना कोई हल निकालते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स उनके सर पर हैं, क्या करें ऐसा जो ये जो फोबिया है एग्ज़ाम का इससे निकल सके और अच्छे इम्तिहानात की तैयारी उन्हें हम करवा सकें। तो चलें ना मैके वालों, सर जोड़ते हैं इस मकसद के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी आज मुलाकात कुछ ऐसी माँओं से होगी जिनके बच्चे पढ़ गए हैं, जिनके बच्चे पढ़ने के प्रोसेस में हैं और अच्छा पढ़ गए हैं। कैसे उनके पीछे पढ़ पढ़ के पढ़ाया, क्या एक्सपीरियंसेस थे उनके, हम उनसे वो पूछेंगे। जिनके बच्चे अभी मीनवाइल पढ़ रहे हैं और उनके अपने ख़ुद के एक्सपीरियंसेस हैं या वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ शो पर आज मौजूद होंगे। और इन सबसे बढ़कर जिस शख्सियत की हमें इस शो में अशद ज़रूरत है, जिनका टाइम लेकर आपको उनके पास जाना पड़ता है, मैंने उनको यहाँ आपके लिए बुला लिया है। सो यहाँ जगत माएँ बैठकर ये आज शो देखेंगी, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि बच्चों को कैसे हेल्प करें उनकी पढ़ाई में। माँओं का बस चले तो वो उनको घोल के पिला दें कि उनको याद हो जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं तो माएँ परेशान होती हैं। सो हमारे साथ आज मौजूद है हमारी गेस्ट लिस्ट में डॉक्टर नीलम नाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और वो आज हमारी मददगार साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतनी इज्जत के लिए, इतने प्यार से बुलाने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो पॉजिटिव चेंज होता है तो हर जगह पॉजिटिव चीज़ें जो है वो होने लगती हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली क्योंकि ये एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है और इट्स वेरी गुड कि अब हमें थोड़ी सी रियलाइजेशन होने लगी है कि एग्ज़ाम एंजाइटी भी एक फैक्टर होता है। पहले हम कहते थे बच्चे मजाक वो कर रहे हैं, बहाने कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है, वैसे ही पेट में दर्द कैसे हो गया, इतना पेट में दर्द कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारे जो है वो सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। अक्सर बच्चे जो है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से एग्जाम्स में पूरे परफॉर्मेंस नहीं देते, एंजाइटी की वजह से जो है वो सही परफॉर्मेंस। अच्छा, वो माएँ जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं और ज़रा अच्छा पढ़ लिया है, तो हमने ज़रा उनसे राज भी पूछने हैं कि कौन सी गीदड़ सिंगी, कौन सी दवाई, कौन सी चीज़ घोल के पिलाई, कैसे बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छे से मतलब लाइक ओदों पे फायज हो गए हैं, या फिर अपने घर में भी अगर माएँ भी हैं लेकिन माशाल्लाह अच्छे पढ़ गए। गजाला जावेद एक तरफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी बेटियों से तो मिली हूँ, ज़ाहिर है माशाल्लाह उनकी बोलने से, उनकी तरबियत से और उनकी मैच्योरिटी से यंग एज में हमें नज़र आता है कि वो सिर्फ ना पढ़ी लिखी हैं बल्कि साथ साथ उनकी तरबियत भी बहुत अच्छी है। तरबियत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाई के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि मैंने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी माओं के बच्चे ही बहुत पढ़े लिखे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मतलब ऐसी माएँ जो खुद बेचारियों को बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या करना है, और वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत देती हैं और इतना अच्छा उनके बच्चे पढ़ जाते हैं। सिर्फ ये पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी। फिर दूसरी तरफ मैं तो मतलब लाइक इनके ख़ानदान में तो इनकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जब से मैं इनके बच्ची मतलब लाइक बेटी से मिली हूँ, बाकी बच्चों का मैंने सुना है इर्द गिर्द से कि माशाल्लाह बच्चे अच्छे पढ़ गए हैं। सो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि भाई प्रोफेशनल लाइफ के साथ घरेलू लाइफ और साथ बच्चों की एजुकेशन, ये कैसे इन्होंने मैनेज किया।
माशाल्लाह शी इज़ वेरी लकी, इनके बच्चे अच्छे पढ़ गए हैं, बेटी इतनी काबिल डॉक्टर है और बाकी बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़े हैं। फरहा नदीम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आज हो? सारे राज बता दें, क्या क्या घोल के पिलाया, कौन सी गुट्ठी दी? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि माशाल्लाह। जब मेरे बच्चों के लिए ये बात की जाती है। देखिए हम तो काम कर रहे हैं, हमें जैसे एज अ सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, वो हमारी अपना काम है, लेकिन जब बच्चों के नाम से आपको बुलाया जाए तो मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा ब्लेसिंग आज तो हमने आपके बच्चों की वजह से वही मैं कह रही हूँ, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं। तो आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही तो माशाल्लाह बेटी तो डॉक्टर है, हूँ। जी जी, दूसरे बेटी बेटे? डॉक्टर है, बेटा जो है मेरा वो गूगल में जॉब कर रहा है, वो माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया हुआ है, मास्टर्स की है, माशाल्लाह। उसने भी जॉर्जिया टेक से जाके की। ओके। यहाँ फास्ट से इसने ग्रेजुएशन की, फिर जॉर्जिया से वहाँ जाके खुद अपनी जॉब की और उसी से उसने अपनी पढ़ाई की, मास्टर्स कंप्लीट किया। अच्छा, मैंने बचपन से बच्चों में एक बात डाली थी कि देखो हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, हम तुम्हें एजुकेशन दे सकते हैं, अब तुम लोग का काम है कि दुनिया में किस तरह अपना मकाम बनाना है, क्योंकि हम जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है। ये मैंने उनके सामने क्लियर की कि ना हमारे पीछे जायदाद है, ना कोई ऐसा है कि तुम लोग समझो कि हमें सब बना हुआ मिल जाएगा। ये अब तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि जितना हम लोग कमा रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च करेंगे, ना जायदाद बनाएंगे, ना ही कुछ करेंगे। सीरियसली मैंने भी बच्चों को यही हाँ, बात मैंने कहा ये घर हमारे अगर हमने बना लिए और बच्चों को नहीं पढ़ाया तो ये तो चीज़ें रह जानी है। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को बनाया, माशाल्लाह मेरे बच्चों ने अब अपने घर बना लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी क्या बात होगी। तो मैंने उनके बचपन में एक बात डाली थी कि पढ़ना है तुम लोगों ने, यही वक्त है। और पढ़ोगे। तीसरा वाला आपका बेटा क्या करता है? वो माशाल्लाह लैंग्वेजिस्ट है और उसने कंप्यूटर साइंस में यहाँ से ग्रेजुएशन करके गया है कनाडा। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो पीआर हुई कनाडा में, वो उसकी फ्रेंच पे हुई। वो फ्रेंच लैंग्वेज में गोल्ड मेडलिस्ट है, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज, तीनों लैंग्वेजेस में इतना गोल्ड मेडल। डिफरेंट उसने सब्जेक्ट चूज किया है। और वो बचपन से पढ़ने से भागता था ना, मैं उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने उसके पीछे की। तो जब उसको पढ़ने को तो भागता नहीं, पढ़ता था, इंटरेस्ट नहीं थी। तो 6th क्लास में जब ये गया तो वो ये इस्लामिक हिस्ट्री था, ये फ्रेंच का एक सब्जेक्ट था। तो उसने कहा मुझे फ्रेंच लेना। हमने कहा कहाँ पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? मैं तो बड़ी अगेंस्ट हुई ना, तो बस उसने कहा मुझे फ्रेंच लेना है। अब भाई अब डाल तो दिया, लेकिन पहली दफ़ा वो फेल हुआ। अब क्या करना है, मैं तो परेशान हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, इसको एलियांस में डलवाया, एलियांस जी जी, उस इंस्टीट्यूट में डलवाया। और माशाल्लाह उसने सारे स्कूल में टॉप किया फ्रेंच में। और फिर उसके बाद स्पेनिश गया, सेंट पैट्रिक में गया तो स्पेनिश, फिर जब IBM इसका में मतलब गया आपने तो चाइनीज। अपने बच्चे को पहचान लिया कि हाँ, जो उसको उसकी एक्चुअली उसके स्ट्रेंथ साथ थी, जबरदस्ती नहीं की। नहीं नहीं देखें उसकी स्ट्रेंथ जो थी ना वो लैंग्वेजेस पे languages। उबूर हासिल था नहीं, उसको। लेकिन इन्होंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की कि नहीं। तुमने यही बनना है। हाँ। नहीं, तुम यही हाँ, करो। नहीं, उसका जो शौक मैंने उसका देखा शौक ना। था उसको उसके लेकिन ऊपर उसके साथ डाला। उसने IBA से अपना कंप्यूटर साइंस भी किया, ये नहीं कि नहीं पढ़ा। फिर IBA जब गया तो उसको पता चला कि वहाँ चाइनीज भी होता है, कॉन्फ्यूशियस सेंटर। तो उसने कहा मुझे वहाँ लेनी है। और मैंने कहा चाइनीज तो इसको इतनी मुश्किल लैंग्वेजेस है। सीखने का शौक था, मुझे लग रहा है जो लेकिन जो ये बहुत प्रोफेशन अच्छी भी बात है। बहुत अच्छा, उस वक्त हम अच्छा, ये समझ रहे थे इंटेलिजेंस की languages क्या निशानी होगी, है। क्या होगा। लैंग्वेजेस हाँ। इंटेलिजेंस की जो है हायर इंटेलिजेंस की निशानी होती है Okay। कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखें। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जितने यंग हो और वो जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकें। जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप अपनी मदर टंग में घर पे बात किया करें छोटे बच्चों के साथ, तो वो जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस एक वक्त में सीखते हैं उतनी ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस। जैसे फॉर मैंने कोई एक प्रोग्राम किया था, उसमें ही किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि बच्चा 6 साल तक 6 लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकता है। क्योंकि वो देखें वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, उसका जहन बिल्कुल खाली है, कच्चा है। आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो अर्ली एज में वो उसको जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा। नवासा 3 साल का भी नहीं हुआ, अभी 3 साल का परसों होगा। आप वो सिंधी बोल लेता है, वो इंग्लिश बोल लेता है, वो उर्दू बोल लेता है। मतलब वो जो उसके सामने बोली जा रही है, उसको इसको बोलने का। ये बोल रहा है तो वो बोल रहा होता है। वो एक दिन आया तो मुझे इतनी सिंधी नहीं समझ आ रही, तो बोल रहा था। मैंने कहा शायद इसको बोलना नहीं आ रहा कुछ समय। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये इसको ना बोलना नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या। तो हिना मुझे कहने लगी अम्मी सिंधी बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या? तो बच्चों में वाकई जितनी ज़ुबानें बोली जाएं बचपन में, स्पेशली मैंने देखा कि मेरे जितने भी मतलब मेरी फैमिली लंदन में है, सेटल्ड है, तो अगर आप उनकी उर्दू देख लेना, जब वो इधर आते हैं ना तो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो कहती है पुप्पा ये इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं?
आप हर बंदा, इनको उर्दू नहीं आती क्या? मैंने कहा आती है। तो कहती फिर इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अब जैसे आप सना जो है वो तो हाँ, साइकोलॉजिस्ट, psychiatrist, साइकाट्रिस्ट है। बात ये है कि आप, मैं तो खैर सिंगल अपने मदर बच्चों भी के थी। बारे में तो मैं बताइए। वही तो कह रही हूँ, मैं तो सिंगल मदर भी थी। हाँ। जो सच्ची बात है कि मेरे बच्चे जब अभी पढ़ ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। तो मुझे ये था कि मैं, मतलब ज़ाहिर है आपको पता है, फिर घर संभालना, कमाना, घर चलाना, बच्चे पालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी बेटी की शादी थी, छोटी अभी पढ़ रही थी, तो छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा था। तो मैं उसमें भी ये करती थी, चाहे मैं कितने बजे भी आऊँ रात को, चाहे मैं 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, लेकिन मैं आते ही सबसे पहले ना, उनके खाना बाद में खाती थी, कपड़े बाद में चेंज करती थी, पहले मैं उनके बैग लेके बैठती थी। उनके बैग्स निकालती थी, उनकी बुक्स निकालती थी, उनकी मतलब जो डायरी होती थी वो देखती थी कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर ने कोई कंप्लेन तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि टीचर्स कंप्लेन लिख के भेजती हैं ना कि ये होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया। तो सबसे पहले मैं वो चेक करती थी, और अगर कोई चीज़ ऐसी वैसी कोई आ गई, कोई पेंसिल या कोई फालतू चीज़ है, तो वो भी मैं चेक करती थी कि क्यों आई है ये बैग में ना। तो ये मेरा रूटीन वर्क था कि मैं अपने बच्चों के बैग्स चेक करती थी। और जाहिर है कि जब मेरे पास टाइम होता था मैं उनके पास बैठती। ट्यूशन व्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं खुद ही देखती थी उनको। या फिर सना की सास जो है ना, वो बहुत हेल्पफुल थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो वो उसको चेक करती थी कि मेरे बेटे को भी चेक करती थी। देखिए ना, सना ने इतना पढ़ा, क्योंकि उसकी सास ने कहा कि ये दो, मतलब मुझे पता है कि सास कह रही हैं, बात सास की है, इसलिए बात ये कह रही हूँ कि माएँ तो और बात है। उन्होंने कहा देखिए, ये जो खाना पकाना, रोटी पकाना, आटा गूंदना है, तो इसके लिए जब हम कोई हायर करते हैं आदमी, तो उसकी भी रोज़ी लगती है। अगर ये मेरी बहू करेगी तो उसका इतना कीमती टाइम वेस्ट होगा, वो इसमें पढ़ सकती है, कोई आगे बढ़ सकती है, कोई अच्छा काम कर सकती है, तो उसको पढ़ने दो। मतलब मैं कभी कभी कहती नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी बनानी है, वो आगे बढ़े, वो पढ़े। तो अब यकीन करें कि जितनी उसकी सास ने उसकी पढ़ाई में हेल्प की है ना, शायद ही कोई सास किसी की इतनी हेल्प करे। और कोई नहीं, बच्चा भी संभाल रही है, नहीं तुमने पढ़ना है, तुम अपना काम करो, इस टाइप की हैं। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि सारे लोग, अगर सना की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब पढ़ते हुए हुई थी ना, पढ़ रही थी, तो बाकी जो पढ़ाई थी उसकी शादी नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं, आपको पता है, सिंगापुर में मैं सारा दिन काम करूं, बच्चे भी देखूं, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था। मेरी बच्चों की तरफ मैं सख्त बहुत थी, इधर क्यों, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे उन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि बच्चियाँ खुदा ना करे कहीं आउट ना हो जाए, कोई गलत काम ना कर लें, कुछ ना करें। तो उस वजह से मैंने शादी दोनों की जल्दी की। तो जब पढ़ाई में शादी की, तो वो शादी नहीं करना चाह रही थी, कि पढ़ना चाह रही थी। तो उसकी सास ने कहा नहीं, पढ़ाई तो ये करेगी जो भी है। तो वो मुझे बेटी कहती थी, नहीं अम्मी, दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता, बस कर दें, ऐसी आप शादी कर देंगी, कोई नहीं पढ़ाता। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, चलो कर। लेकिन माशाल्लाह आज आपके सामने, आपके प्रोग्राम में आप उसको बुला अच्छा, उन्होंने तो हेल्प की, लेकिन बेटी पे भी क्रेडिट जाता है कि अगर उसको किया गया तो उसके साथ साथ बच्चे भी पैदा करती रही। वो देखिए, सास ने तो घर भी किया, आप संभालती भी रही। कितना करें, लेकिन जो बच्ची है उस पर क्रेडिट ज्यादा जाता है, कि उस पर ज्यादा मुश्किल थी। वो कहती क्या मुझे पढ़ाए, लेकिन उसने उसको अच्छी तरह, लेकिन फरा उसने घर भी संभाला, वही और बड़ी आज बात तक है ना, संभाल रही है। वही ये बड़ी नहीं है बात कि वो, है। मतलब कि नौकर रख दी, नहीं। अच्छा, अब हर हम चीज़। आज का टॉपिक है कि बच्चों को कैसे आपने पढ़ाई की तरफ राग़िब किया, क्या ऐसा किया। मैं अगर आपसे पूछती हूँ, जब आपके तीनों बच्चे छोटे थे, तो क्या चीज़ें ऐसी थीं जो उनको पढ़ाई से प्यार हुआ? पढ़ाई से प्यार होता है तो आप कुछ अच्छे अपनी फील्ड्स में निकल पाते हैं। सही बात। लेकिन ये है कि जैसे तीसरा वाला आपने कहा कि उसको लैंग्वेजेस पे था, तो हमने उसकी सिम्ट समझ ली कि उसका रुख किस तरफ है, फिर आपने उसको उसमें पॉलिश किया। सही। देखिए, जो घर का पहला बच्चा होता है ना, वो अगर आपका पढ़ने वाला आ जाए और दूसरे बच्चों के सामने वो एक आइडियल होता है, जो आपका बड़ा बच्चा होगा। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मैं उसके साथ बहुत लगी रहती थी, उसको पढ़ाना। उसको 7th 8th तक तो मैं नहीं पढ़ाया था, कोई ट्यूशन ट्यूशन वगैरह नहीं, कुछ नहीं। हाँ। लेकिन 7th 8th के बाद ये हो गया कि फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उनको इतना ज़्यादा पढ़ा सकें। O लेवल हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाती है। एजुकेशन का सिस्टम चेंज होता रहता है कुछ साल बाद, फिर वो पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि हमें जब इतना आए नहीं तो हम क्यों बैठ के बेचारों पे खामखा। तो मैंने उसको फिर से 8th में ट्यूशन दिलवाई। इससे पहले बचपन से जब उसको पेंसिल उठाना, उसके साथ बैठना, और वो बहुत भागना चाहता था,
वो उसकी दादी बाहर खड़ी रहती थी कि तुम डांटोगी मारोगी, मैं कहती प्लीज आप साइड पे हो जाए, मुझे पढ़ाने दे। तो कहना भी मुश्किल होता है सास को, तो मैं कमरा बंद करती थी वो, और ये जानबूझ के चीखता था अम्मी नहीं करे अम्मी कुछ किया ही नहीं, बच्चों का ही कुछ किया ही नहीं, लेकिन मैं बड़ी इस पे सख्त रही ना, उसको पढ़ाने पे। एक दफा आप बच्चे को इजी कर दें क्लास 1-2 तक, फिर बच्चा आ जाता है। पहली दफा होता है कि आपने उसको टाइम देना है, सब चीजें छोड़ के बच्चे के साथ। एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जो कि मैंने देखा है कि आपको बच्चों के दोस्तों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आप कौन सी सोबत में, कौन से लोगों के साथ आपका बच्चा मूव कर रहा है, किन के साथ बात करता है, किन के साथ बाहर आउटिंग पे जाता है या बैठता है उठता है। वो तो थोड़ा बड़ा होगा फिर ये होता चीज़ें है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बच्चे की तरबियत जो है ना, वो कहते हैं कि माँ के पेट से शुरू होती है। अगर आपका बच्चा जो है आपके माँ के पेट में है और माँ खुश है ना, तो आपका बच्चा जब पैदा होगा ना, वो बड़ा पॉजिटिव बच्चा होगा, बड़ा मतलब खुश रहने वाला बच्चा होगा। तो उसी तरह जब हम छोटे बच्चों को कहते हैं यार छोड़ो, हम अब वापस आते हैं हमारा टॉपिक। मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, हमारा टॉपिक है कि हमने माओं को हेल्प करनी है, बिल्कुल, उनको टिप्स और टेक्निक्स बतानी है, क्योंकि एग्जाम सर पर है। आज तरबियत से ज़्यादा तालीम के ऊपर बात है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये कि घर के जो मसाइल है ना, बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करने चाहिए जब एग्जाम्स वगैरह हो ना। हाँ, तो घर का माहौल पीसफुल होना चाहिए। ये एक टिप है बिल्कुल कि जब खास तौर पे एंजाइटी उनको होगी, मियाँ बीवी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, फलाना धमाका, ये जो बच्चों के सामने घरेलू पॉलिटिक्स है या कोई भी ऐसी चीज, एक टिप ये इन्होंने दी कि वो बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। अब ओवर टू नीलम, हमें कुछ टिप्स चाहिए उन माओं के लिए जिनके बच्चों के इम्तिहानात हैं, वो उनको कैसे सूद करें, कैसे हेल्प आउट करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, टिप्स आपने हमें फटाफट बताने, ठीक है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहनों, आए सर जोड़ के बैठते हैं और सोचते हैं, और इस साल बच्चा लुढ़क गया तो अगले साल क्या करना। अल्लाह ना करे ऐसा हो कुछ किसी भी माँ के साथ, क्योंकि जब बच्चे के बारे में उसके स्कूल टर्म के एंड में ये बताते हैं ना कि आपका बच्चा नहीं अगली क्लास में सरवाइव कर पाएगा, तो जो शीशा जिस तरह टूटता है ना, उस तरह दिल टूटता है। अल्लाह करे अभी भी मतलब सुन के भी ना हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं। सीरियसली एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि यह आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने भी इज्जत रखी है। एक आध दफ़ा मैंने उनको खुद रिपीट कराया है क्योंकि मुझे उनके मार्क्स नहीं अच्छे लग रहे थे। तो मेरे एक बच्चे ने शायद क्लास 3 रिपीट की है और एक बच्चे ने 5 की हो गया, एक ही ने की है 3। वो मैंने अपनी अम्मा से सीखा था। मेरी अम्मा क्या करती थी, नहीं चलो जंप करा दो, नहीं जंप करा दो। मुझे लगता था कि वो खामखाई में जंप इसी तरह के बच्चे तो बेस ज्यादा अच्छी होती है। नहीं, वो जंप करा देती थी। नहीं, जो तुमने किया वो बेस अच्छी हो जाती है, फिर बंदे को आगे प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ी क्लासेस में जाके फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप मेरी अम्मा, मतलब मैंने अपनी अम्मा की गलती से ये देखा कि उन्होंने क्या हुआ, नहीं टाइम पे पढ़ जाएंगे, नहीं ये हो जाएगा, वो जंप कराती गई और आपका जो बुनियाद है वो वीक होती गई। तो मुझे जैसे अगर मुझे उन्होंने जंप कराया तो मुझे एक सर्टेन क्लास में डबल मेहनत करनी पड़ी। वही ना, शुक्र है कि मैं मेहनती थी तो मैं सरवाइव कर गई, मगर मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर खामखाई का बर्डन, ज्यादा बर्डन आ गया ना। क्या था अगर मैं जंप नहीं करती, क्या था। उनको बहुत शौक था कि मैं टाइम पर, मेरी छोटी बहन ने 14 साल में 10th कर ली थी और जबकि 12, 15 या 16 साल में सही होता है। मुझे नहीं पता उनको किस चीज़ की जल्दी थी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस लिया अपनी अम्मा से कि मैं बच्चों को जंप नहीं कराऊंगी। चाहे वो कभी कभार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, अब क्लास 3 बहुत अच्छी पढ़ ली है, मैं 4 नहीं पढ़ पा रही, 5 में जंप करवाना नहीं चाहिए। नहीं करवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो जब आपका बेस और वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आगे जाके आपको बड़ा आसानी से। अगर आपकी टीचर कह रही है इसको क्लास 1 रिपीट करा दें, बहुत सारे माँ बाप कहते हैं क्लास 1 ये कौन रिपीट करता है, अरे ये क्या चीज़ है। नहीं यार, अगर आपकी बच्चे की बेस स्ट्रॉन्ग होगी, वही वाली बात ना, जो बुनियाद घर की अगर सही है तो वो घर जलजले में भी बच जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो आए ज़रा कुछ
एक टिप मैंने आपको दी कि बच्चों को जंप कराने से गुरेज करें, और उनकी बेस अगर टीचर ने कहा है, स्कूल ने कहा है, और आपको भी लगता है कि रिपीट कराना उनकी बेहतरी के लिए, तो करवाए रिपीट। एक और स्कूल चेंज करवा देते हैं कि यहाँ फेल हो गया है, स्कूल चेंज करा के लेकिन दूसरी क्लास कोशिश में। ये करें कि एग्जाम डेज में बच्चों के साथ बैठें। हाँ। माओ को कोशिश ये करनी चाहिए कि ड्यूरिंग एग्जाम सब काम छोड़ें, सब काम छोड़ें, बच्चों के उठने से पहले अच्छा, खाना during बना एग्जाम्स नहीं, कम से कम पूरे साल हफ्ते में, पूरे साल अगर तो होना बिजी है चाहिए। हफ्ते में एक दफा। पूरे साल तो होना हाँ। चाहिए, लेकिन जो काम ज्यादा जो है ना, जैसे आपने घर के काम भी करने, तो बच्चों के उठने हाँ। से पहले वो काम करके बाकी टाइम बच्चों के साथ है। और मैं तो वैसे इस मैं भी यही वक्त करती थी। नीलम के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात सासों को कहना चाहती हूँ कि उस वक्त जब माओ के बच्चों के एग्जाम्स हैं, उनको घर की जिम्मेदारियों से थोड़ी निजात दिला दें, बहुत ज़रूरी क्योंकि उन्होंने घर का सब संभाला हुआ होता है, बच्चों को नहीं टाइम दे। सही। जी नीलम, प्लीज़ आपकी तरफ जाएं। अच्छा, देखिए एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे उस पर बात करते हैं, तो बच्चों की डिफरेंट एजेस पर डिफरेंट नीड्स होती है। यानी कि अगर आप एक 7 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, और 17 साल के बच्चे का पढ़ाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होगा। देखिए, जब बच्चे छोटी क्लास में, जैसे हम प्राइमरी क्लासेस भी कहते हैं, वहाँ पर उनको आपकी अवेलेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे पीछे पढ़ना पड़ता है, आपको लेकर बैठना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है, आपको बैक चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो आप मेहनत के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे ना, वही बच्चे लर्न करेंगे। अगर आपने भी कहा अरे अभी तो बहुत छोटा है, चलो रात को शादी पे भी चलते हैं, कल स्कूल मिस करा देंगे, अगर आपके घर का कल्चर ये है, तो बड़ा होकर वो बच्चा भी ये गया टेस्ट था मैंने स्किप कर दिया, नो, तो आप उसकी रिलेशनशिप पढ़ाई के साथ कितनी पॉजिटिव बनाते हैं वो प्राइमरी ईयर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मार्क्स थोड़े बहुत आगे पीछे आ गए, प्लीज़ उसको कंपटीशन ना बनाएं, उसको प्रेशर ना बनाएं। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, भाई बहनों में करते हैं, ये तो ए ग्रेडर हो गया, ये सी ग्रेडर कैसे होगा। आपको तशख़ीस करना ज़रूरी है कि ये बच्चा कहाँ पे फंस रहा है, इसको कौन से सब्जेक्ट में किस वजह से मसला आ रहा है, उसके ऊपर आप काम करें। लेकिन कंपैरिजन्स और हर चीज़ में हम लेबल करते हैं तुम तो मेहनत नहीं करते हो। देखिए, कुछ बच्चे जो हैं वो मेहनत करके रिजल्ट्स ले आते हैं, कुछ बच्चे नेचुरली स्मार्ट होते हैं, उनको 2-2, 3-3 घंटे बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं और मेरी बहन एक ही क्लास में थे, क्योंकि मेरी अम्मा ने उसको जंप करा दिया था, तो हम दोनों साथ क्लास में थे। वो स्मार्ट थी, मैं मेहनती थी, नंबर दोनों के बराबर आते। Exactly. एग्जाम हो रहे हैं, वो बैठ के डाइजेस्ट पढ़ रही हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, और मैं पागलों की तरह तैयारियाँ करी। बिल्कुल ऐसा। और रिजल्ट सेम आता सेम। अच्छा जी, सारे घरों में ये होता है। मेरी भी दोनों बेटियों में सना जो है वो बहुत मेहनती है, इतनी मेहनत करती है कि पूरी पूरी रात। और वही जो तुम कह रही हो ना, ये तभी ये बता रही, हाँ, हिना जो है यूं करके बैठी हुई वीडियो देख रही है, ये देख रहा है, और बिल्कुल। फिर आगे बताएं। अच्छा, तो उस बच्चे की जो स्किल है ना, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपने उसमें उनको पॉजिटिवली रिइंफोर्स करना है। अगर आपको पता चल गया कि ये मेरा मेहनती बच्चा है, ये मेहनत करके रिजल्ट ले आता है, ये आपका काम है एज अ पेरेंट पिक करना, तो आपने उसको जो है बार बार शाबाशी देनी है इस बात की, यार ये तो बड़ा मेहनती है, ये तो 4 घंटे लगाता है, किसी भी काम में मेहनती है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। आप क्या करेंगे, उसका पर्सनालिटी का ट्रेड बनाते जाएंगे, ताकि स्कूल से भी बाहर वो जाए तो उसको पता हो कि मेहनत करके रिजल्ट्स, ये मेरे अंदर पॉसिबिलिटी है, ये मैं ला सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें ख्याल रखना है, वो स्मार्ट वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? स्मार्ट वाले बच्चे के साथ देखें, आपने ना उनको थोड़ा सा सिखाना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त तुम्हारा जो स्मार्टनेस है ना वो काम आ जाए, ओवर स्मार्टनेस में नहीं जाना। क्योंकि मेरा छोटा वाला थोड़ा ओवर स्मार्ट है। उसको बैलेंस करना है, उसको फिर थोड़े से ऐसे चैलेंजेस में डालना है जहाँ वो हमेशा बेस्ट ना हो, या जहाँ पर उसको मेहनत करनी ही पड़े। जिस तरह कोई एक सब्जेक्ट होगा या कोई एक क्लास हो गई जहाँ पर उसको सीखना ही पड़ेगा, जब तक वो रोज़ नहीं जाएगा, क्रिकेट हो गया, कोई और स्पोर्ट हो गया, कोई और स्पोर्ट्स, वीक इन स्पोर्ट्स, आप डालें उसको उसमें, ताकि उसको पता चले कि मुझे ये चीज़ भी सीखनी है, ये मेरी पर्सनालिटी के लिए। देखें, स्कूल में ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ये मैं सारी माँओं को कहना चाह रही हूँ। और स्कूल के बाद की जो दुनिया है ना, वो असल टेस्ट है। तो स्कूल के फेलियर्स को बहुत पर्सनल प्लीज़ आप ना लें, वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो वजह पता करना और उनका सोल्यूशन निकालना, ये ज़रूर आपका काम है। दूसरी चीज़, हमें लगता है कि जो बच्चे हैं जिनकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, जो याद बहुत अच्छा कर लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल सिस्टम भी जो है वो मेमोरी बेस्ड है। आप जितना अच्छा रट्टा लगाते हैं उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेमोरी हमारी इंटेलिजेंस का सिर्फ एक हिस्सा है, और 12 हिस्से और हैं जिससे एक इंसान की मेमोरी, इंसान की इंटेलिजेंस जो है उसका पता चलता है।
तो मेमोरी के अलावा आपका बच्चा हो सकता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बड़ा अच्छा हो, वो स्पीकिंग में बड़ा अच्छा हो। और आप यही देखेंगे इंग्लिश के भी 3 पार्ट्स होते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। कुछ बच्चे होते हैं राइटिंग में बड़े अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेकिन रीडिंग में रह जाते हैं, यानी कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो आपने, अगर बच्चा आपका वीक है, स्ट्रगल कर रहा है, पहले तो अर्ली इसका डायग्नोसिस कराएं। कौन सी क्लास से आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है, एक सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहा है। और ज़्यादातर बच्चे जो है ना अर्ली एज में आपको पता चल जाएगा कि वो मैथ्स और लैंग्वेजेस में स्ट्रगल करेंगे। इंग्लिश फिर भी कर पाएंगे। जब हम उर्दू या अरबिक की बात करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को वक्त लगता है उस लैंग्वेज को लिखने में और उसको समझने में। तो अगर आपका बच्चा मैथ्स में और आपकी जो उर्दू और अरबिक लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहा है, दैट मीन्स उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं कि अब इसकी लर्निंग का सिलसिला या इसको नॉर्मल स्कूल में किस तरीके से लेकर चलना है। अच्छा, अगर आपका बच्चा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जंप नहीं कराना चाहिए, उसका एक और मैं उसी बात पे ऐड करना चाहूँगी कि जंप कराने का नुकसान ये होता है कि हमें तो लगता है अरे बड़ा स्मार्ट है, देखें बाकी सारे 15 साल के हैं इसकी क्लास में, ये तो 13 साल में ये वाला काम कर रहा है। लेकिन वो जो 13 साल के बाकी एक्सपीरियंसेस हैं ना, कि प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है, मेरी दोस्तें नाराज़ हो जाएंगी तो मुझे हैंडल कैसे करना है, लंच ब्रेक में मैं अकेले कैसे बैठूंगी, अगर मेरी टीचर ने डांट दिया तो उससे कैसे मुझे रिकवर करना है, ये सारी भी तो स्किल्स हैं ना जो स्कूल हमें सिखाता है। वो आपका बच्चा वो सारे एक्सपीरियंसेस को भी स्किप कर जाता है और कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स में आता है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात को समराइज़ करूँ तो आपको सबसे पहले स्टेप वाइज मैं इसको ब्रेक करती हूँ। सबसे पहले अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम्स में स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता करना है क्या ये इनके इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह हो सकता है, इसी तरह होता है, हाँ। राइट। छोटे बच्चों में भी एंजाइटी होती है, कोई स्ट्रेस होता है, जिस तरह अक्सर ये होता है किसी टीचर ने डांट दिया, राइट। कॉमनली देखते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में बच्चे कहते हैं स्कूल नहीं जाना, उस एक पीरियड में ही उनको पेट में दर्द होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग्स होती है, बहुत नॉर्मल देखा गया है ये। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई जज्बाती रीज़न होता है, वो बच्चा डिस्टर्ब होता है, उसको खुद नहीं पता होता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता और वो उस चीज़ को अवॉइड करने लगता है, वो सब्जेक्ट को अवॉइड करने लगेगा, उसकी तैयारी से भागने लगेगा। वो जितना ज़्यादा उस चीज़ से भागेगा वो सब्जेक्ट उसके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। तो हमें लगेगा, और हम क्या करते हैं, हम ज़बरदस्ती उसको जो है बैठकर वो पढ़ाते नहीं, तुम तो अगर मैथ्स है तो तुम मैथ्स पढ़ते ही नहीं हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। आप उसकी साइकी को समझें कि उसको डर लग रहा है, उसको कोफ्त आ रही है उस सब्जेक्ट से, इसका रीज़न क्या है ये जांच करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए वो माओ को स्कूल जाना ज़रूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चा वीक हो रहा है तो जाके उस टीचर से मिलना ज़रूरी है कि क्यों ये पढ़ने में नहीं आ रहा। लाज़मी। क्या कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे अगर टीचर बच्चे को पसंद नहीं हाँ। है तो वो उस सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करेगा? ऐसा होता है, हर दफ़ा होता है। ऐसा होता है। आपके साथ हुआ? मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ ये हुआ कि उसको आज तक मैथ से नफरत है, क्योंकि उसको क्लास 6 में मैथ की जो टीचर मिली थी वो मतलब कहता है कि जब देखिए हम लोग जो है ना टीचर्स की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मैं अपने लिए भी कहूँगी कि हम टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेकिन बच्चों की बात ना कम सुनते हैं, और माओ को ज़्यादा अपने बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। तो वो मुझे कहता था कि मम्मा वो पढ़ाती जब मतलब मैं अगर क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं उनको दोबारा पूछता हूँ तो वो मुझे डांट देती हैं, समझाती नहीं है। तो मैंने कहा जब सारी क्लास की समझ में आता है तो वो कहता है, तो बात फिर अब जो जाके मुझे रियलाइज़ हुआ जब सना ने, तो उसने कहा कि ज़रूरी थोड़ी अम्मी कि अगर पूरी क्लास या सारे लोगों को एक चीज़ समझ आ रही है और अगर एक बच्चे को नहीं आ रही तो आप सोचेंगे उसको क्यों नहीं आ रही। ये तो माँ का काम है ना ये सोचना कि यार पूरी क्लास को समझ आइए, मेरे बच्चों को आखिर कोई ना कोई प्रॉब्लम इस बच्चे में है कि या तो वो टीचर की समझ नहीं आ रही या कोई वो कहते हैं कि ब्रेन में, जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको वो समझ चाहे आप कितनी भी मेहनत करें वो उसको वो चीज़ नहीं समझ आएगी। तो उसके लिए ही अब आजकल जो है माशाल्लाह से अब तो स्कूल वालों ने भी साइकियाट्रिस्ट को रखना शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो माओ की बजाय स्कूल में ही हल हो जाए और माएँ आके डिस्कस कर लें और वो फिर उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है। वो पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इस चीज़ का इलाज है और उस तरीके से उसका डिफरेंट तरीका है। ये आप एग्री करेंगी ना? बिल्कुल, क्या उसका तरीका और है पढ़ाने का। जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो एक इंसान है ना वो
4 तरीके से लर्न करता है, ठीक है, वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, 4 मुख्तलिफ तरीके हैं और उसमें से कोई एक होगा जिससे आप बेहतर तरीके से लर्न करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि हमारी ज़बान में, साइकोलॉजी की ज़बान में कहते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजुअल होते हैं, यानी कि जब तक आप उनको दिखाएंगे नहीं ना, वो नोट्स सामने नहीं चल रहे होंगे, उनको याद नहीं रहेगा, वो ब्लैंक होंगे, राइट। तो उनको लिखना, उनको वो चीज़ देखना बड़ा लाजमी होता है, यानी कि आप विजुअल चीज़ें पिक करते हैं और उसको याद कर पाते हैं, आपका ब्रेन प्रोसेस करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, आप लोगों को भी अगर बचपन में याद हो तो वो पढ़ पढ़ के जो है वो रट्टा लगाते थे, जब हम टेल के पढ़ रहे होते थे। हाँ, जब तक आवाज से नहीं पढ़ेंगे उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, यानी कि आप जो है कानों में सुनने की, आवाज़ है। एग्जैक्टली, यानी कि आपकी सुनने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे आपको जो है अच्छे से याद होता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो होते हैं वो टच ज़रूरी है, उनको लिखना, उनको उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। बोर्ड पे टीचर लिख रही होगी तो वो खुद ही जाकर, नहीं हम भी करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, मुझे कराएं। जब तक आप उनका हाथ पकड़ के उनको करवाते नहीं हैं तब तक उनको वो चीज़ याद नहीं रहती है, राइट। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं कि उनको जो है वो एक्सपीरियंस करना होता है। अब जो एक स्कूल सिस्टम में चेंज आया, जैसे हम IB स्कूल सिस्टम भी कहते हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर ही काम किया है और उन्होंने बच्चे की जो सलाहियत है जिससे वो बेहतर तरीके से कुदरती तौर पे लर्न करता है, आया वो विजुअल है, वो ऑडिटरी है, वो काइनेस्थेटिक है, उस हिसाब से उसको वो चीज़ें सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हज का चैप्टर इस्लामिक स्टडीज़ में हम सब ने पढ़ा है, हज का चैप्टर हमने किस तरह पढ़ा है, हमने रट्टा लगाया हज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम पॉइंटर बनाते थे, ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और हम इस तरीके से करते थे। अब क्या करने लगे कि वो बच्चों को कहते हैं कि वो पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है कि आपने एक एहराम जो है उनको वो ला कर देना है, क्लास 2 क्लास 3 की बात कर रही हूँ, एहराम लेकर आते हैं, टीचर्स जो है वो मॉडल डिज़ाइन करती हैं काबा का और उन बच्चों को पूरा एक्सपीरियंस कराती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हैं कि देखो ये इस तरीके से होता है। और जब वो एग्ज़ाम आएगा तो उन्होंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको वो याद बेहतर तरीके से होता है। प्रैक्टिकल जब चीज़ कोई होती है ना तो वो अच्छा, हमारे बच्चों के ज़माने तक नहीं था, ये नई एडवांसमेंट है क्योंकि साइकोलॉजी ने तरक्की की है। हाँ। अब जो है वो साइकोलॉजी को समझ आ रहा है कि बच्चों को सिखाने के तरीके और हैं। जो हम सैंड प्ले की बात करते हैं और अब हम कहते हैं ना क्या फजूल में एक्सपेंसिव स्कूल हैं, ये एक्टिविटीज़ ही कराते रहते, पढ़ाते तो हैं नहीं। देखें दुनिया चेंज हो चुकी है और वो बच्चों के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। जब तक वो बच्चा खुद पौधे नहीं लगाएगा, खुद गार्डनिंग नहीं करेगा, उसको याद नहीं रहेगा। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है जो कि हेल्दी है। लेकिन आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, आपका बच्चा किस तरीके से बेहतर याद करता है। अब जैसे लाइक मेरी जो टीम मेंबर है वो बता रही है कि उसकी जो बेटी है उसको कैलकुलेशन सिखाने के लिए, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट स्टूडेंट है, कैलकुलेशन सिखाने के लिए उसको बाजार लेके जाते थे ताकि वो खरीदो फरोख्त करे। और एक्चुअली देखें ये वाली चीज़ें, जैसे मेरा अब थोड़ा सा हमें भी अवेयरनेस है, तीसरा वाला हुआ, और जब मेरे 2 भी छोटे थे तो मैं उनको क्या कहती थी कि जैसे हम टूर्स पे गए हैं, वहाँ बच्चा बहुत सीखता है, तो मैं बच्चों को कहती थी ये तुम लोगों के पैसे, अब इसी पैसों में कैलकुलेशन करो, इसी बजट में तुम लोगों को अपने लिए चीज़ें लेनी है। हम मार्केट में गए, उनको छोड़ दिया, बिल्कुल वहाँ अकेले छोड़ भी सकती थी कि सिक्योरिटी है सही, और मैं वहाँ हूँ और तुम्हें ये पैसे दिए, तो वो खुद कैलकुलेशन कर रहे होते थे। तो चीज़ें सिखाने के ये भी तरीक़ेकार है। अच्छा ये हो गया, अब बलाज कर रहा होता है, अच्छा मेरे पास 20 रुपए रह गए, अब 20 रुपए का क्या करूंगा, बचाते होंगे, बचाते होंगे, अब ये मैं बचा लूंगा तो उस पर बिल्कुल। सो ये आप जो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, ये कह रही है, ये बहुत बेहतर है चीज़ जो अब एजुकेशन सिस्टम में आई है, क्योंकि हमने तो रट्टाफिकेशन पढ़ा है, आपने भी यही प्रैक्टिकल से जितना आदमी सीखता है, आप किताबों से उतनी चीजें नहीं सीख सकते जितना आप प्रैक्टिकल चीजों से सीखते हैं। आप खुद सोचे ना, बहुत सारी चीजें हैं कि आप किताबें, लेकिन जब आप खाना पकाते हैं तो जितना आप खाना पकाने से सीखते हैं उतना आप खाना पकाने की किताबों से पढ़कर नहीं सीखते। तो आपको एक्सपीरियंस जो होता है वो, मेरा जैसे मुझे अपनी भी मेरी नेचर है कि मैं अगर जैसे स्क्रिप्ट होता है ना, तो वो मैं अगर पढ़ूंगी ना तो मुझे इतनी जल्दी नहीं, मतलब बार बार, लेकिन अगर आप पढ़ के मुझे सुना देंगे, सिर्फ एक दफा सुनाएंगे ना, ऑडिटरी मेमोरी है, सेम हियर जी, सुनना होता है आपको। बस मुझे भी पढ़ना होता है, ज्यादा अगर पढ़े तो भूल जाते हैं। मैं मूवीज जो है बिना आवाज के देख सकती हूँ, सबटाइटल्स पढ़ के। तो मुझे, क्योंकि मुझे वो आपने पढ़ना होता है, विजुअल चाहिए, मुझे नजर आना चाहिए, ना सुनाई दे, याद कर रही थी। मुझे सुनने में भी हो जाता है, मुझे पढ़ने में भी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी तरह की ज़बरदस्त टिप्स सिर्फ और सिर्फ मेरे मैके वालों की बच्चों के लिए, मेरे भांजे भतीजों या भांजी भतीजियों के लिए। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बच्चों के एग्ज़ाम सर पर हैं और उसके लिए हमें क्या उनकी मदद करनी चाहिए या अगले साल के लिए। सो ये तैयारी कुछ हमने भी करनी है। और अभी हम डॉक्टर नीलम से जो है मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। एक और सवाल ऐसा जिसका जवाब मुझे आज तक किसी भी डॉक्टर ने सही नहीं दिया। ADHD क्या है जो बच्चों में आम तौर पे पाया जाता है और इतना उसके ऊपर जो है ना ध्यान नहीं देते लोग। वो क्या है? पहले तो मैं बताती हूँ, ADHD से पहले भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बच्चा पढ़ाई में वीक है, राइट, और हमने कह दिया कि सबसे पहले हमें तफरीक करनी है ये कोई ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है या ये कोई इमोशनल मसला आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमें पता चल गया कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, अब क्या करें, राइट। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि बच्चे की जो जहनी उम्र है क्या उसकी जिस्मानी उम्र से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर बच्चा 7 साल का है और क्लास 1 में या क्लास 2 में है और अगर उसकी जहनी उम्र 4 साल के बच्चे की आ रही है तो वो चीज़ें पिक नहीं कर पाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। हमने चेक कर लिया बच्चे की जहनी उम्र और जिस्मानी उम्र मैच कर रही है, फिर भी बच्चा एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल होता है कि क्या इस बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD या ऑटिज़म, इनमें से कोई चीज़ है या नहीं, राइट। तो हम जब ADHD की बात करते हैं और अमूमन तौर पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। ADHD सिंपली क्या है कि अगर मैं इस वक्त मेरी एबिलिटी है कि मैं 4 काम एक साथ कर सकती हूँ। अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, मैं एक सवाल भी सोच रही हूँ, मैं फ़ोन पे जवाब भी दे रही हूँ, मैं एक्सप्रेशंस भी दे रही हूँ, साथ चाय भी पी रही हैं, चाय भी पी गई, मैं पूरी हाँ। कॉफ़ी पी गई, राइट। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकती हूँ, जो एक एवरेज इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो 4 से 5 काम एक साथ कर सकता है। अगर उस बच्चे को ADHD होगा तो वो 4 चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएगा। वो एक काम कर रहा होगा, करते करते दूसरा काम भूल जाएगा। अगर आपका बच्चा जो कहता है अच्छा मैं ये जो है मैं अपना बैग पैक करता हूँ, वापस आकर मैं वॉशरूम जाता हूँ, वो वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम से वापस आएगा, वो भूल ही जाएगा बैग कहाँ, मैं कहाँ, कौन कहाँ, वो दूसरे काम में लग जाएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा क्लास में बैठा है और टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, वो सुन भी रहा है बिल्कुल, और उसको साथ लिखना भी है और उसको जो है वो अपने बैग से कोई और चीज़ में निकालनी है, वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा। जो उसमें मुश्किल टास्क होगा या जो जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, या तो वो सब कुछ छोड़ के सुन सकता है या वो सब कुछ छोड़ के लिख सकता है, Exactly. लेकिन वो एक साथ सब चीज़ें नहीं कर सकता जो आम तौर पे एवरेज बच्चों को स्कूल में करनी पड़ती हैं। लेकिन निदा इसके लिए ना हर माँ को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आप नॉर्मल आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, ये कि प्रोफेशनल आम डायग्नोस देखे ना नहीं पता प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, लेकिन माँ नहीं कर सकती। हाँ। दूसरा इसका क्या हल है, क्या करेगा अगर कुछ ऐसा है, और माओ को कैसे पता चलेगा, कैसे घंटी बजेगी? मैं यही तो कह रही हूँ। अक्सर माएँ कहती है ना नखरे करता है, इसको सब कुछ कर सकता है। भूल जाता है, ये भूल जाता है, ये एक काम शुरू करता है और बीच में छोड़ देता है। आप उस तरीके के बिहेवियर्स नोट करेंगे कि इसका कमरा फैला हुआ है, इसकी चीज़ें आगे पीछे हैं। अच्छा, काम भी लिख रहा होगा ना, लिखते लिखते जो लिख रहा होगा पैसेज बीच में छोड़ देगा। आधे मैसेजेस अगर वो कर रहे होंगे, मैसेजेस बीच में छोड़े हुए हैं। खाने के वक्त खाते खाते जो है अगर घंटी बजी, वो दरवाज़ा खोलने गया, फिर वो भूल जाएगा, बातों में लग जाएगा। तो वो अधूरे काम बहुत ज़्यादा हो गए उनके, क्योंकि उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नोट करें, आपको जनरली लग रहा है कि जिस तरह मेरा बाकी बच्चे जो हैं वो तवज्जो से काम कर पाते हैं, उनमें तहम्मुल है, हमें लगता है जैसे ये तो उसकी केयरलेसनेस है। हाँ, केयरलेस हम लेबल कर देते हैं, लेजी है, हाँ, लेजी है, केयरलेस है, लापरवाह, भूल जाता है, टूथपेस्ट का ढक्कन बंद नहीं करता, फ्लश नहीं करके। अगर आप ये वाले भी चीजें नोट करें, फ्लश नहीं करके आता, तुम्हारी तो आदत ही खराब है। अच्छा, पानी पिया तो पानी आधा छोड़ के चला गया, अरे अभी तो तुम्हें पानी दिया था, तुमने पानी, इस तरह की चीजें 100% इस तरीके की चीज़ें। देखें, ब्रेन के हिसाब से ना एक मखसूस एज में, फॉर एग्जांपल 3 साल की उम्र में एक बच्चा जो है 2 चीज़ें एक साथ कर ही सकता है। ये हमारे टेस्ट कुछ इस तरीके से बने हुए हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ADHD की कैटेगरी में फॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है आपका कुछ सब्जेक्ट्स में बड़े अच्छे से कर रहा है, जैसे ड्रामा हो गया या इंटरेक्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, लंबे लंबे एसेज लिखने हैं और सोच के बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, और वो बीच में छोड़ ही देता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लेगा क्योंकि वो छोटे छोटे काम है, लेकिन जहाँ लंबे टास्क करने हैं उसका माइंड जो इतनी देर तक वो उस काम पे फोकस रहता ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है। एज पेरेंट्स आप सिर्फ इनके अलामात पिक कर सकते हैं और फिर किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि उसकी सही तशखीस हो सके। होता यह है कि हम बच्चों को जो है कहते हैं तुम मेहनत नहीं करते, तुम लापरवाह हो, हम उनको लेबल बड़ी जल्दी कर अच्छा, देते हैं। ये वाली चीज सॉर्ट आउट मेडिकेशन से होती है या थेरेपी से? दोनों चीजें होती हैं Okay. इसके लिए, ठीक है? वो Depend depend करता है करता है कि किस level क्या- पैमाने पे। Exactly, Okay. level क्या है, वो कितना इंटेंस हो रहा है। कोशिश पहले यही होती है, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको इन मेडिकेशन से दूर रखें, राइट? तो उनको जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, देखिए फोकस कर पाना भी एक स्किल है ना। कौन सी एज में हम ये डिस्कवर कर सकते हैं? देखिए जैसे बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा ना, हाँ। तो स्कूल की परफॉर्मेंस से ये सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। घर पे तो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, वो 4 साल में तो इतना वो नहीं पता चलता, लेकिन 5, 6, 7 साल की उम्र में अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है और ट्यूशन्स लगाने के बावजूद, एक्स्ट्रा अटेंशन देने के बावजूद बेसिक रिजल्ट्स भी नहीं आ पा रहे हैं, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आपको जो है उनको उस बच्चे के लिए आसानी बातें हैं जो करें। हमें पता नहीं होती जी। और मार रहे होते बस हैं, बच्चों मारे को खा डांट रहे होते हमने हैं और खाई ये होते होती है, बिल्कुल। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, So, अब अगर ये अवेयरनेस है तो वो जो वो कहते हैं ना कि यार ये तो डंडे का पीर है, अब पता तो लगाएं कि क्या है क्या नहीं है। अब शुक्र, थैंक्स टू साइकोलॉजी कि जितनी जितनी आगे चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज निकलता जा रहा है, लाज़मी। वरना कितने लोग पिटे हैं डंडों से अम्मा अब्बा लेकिन के। जैसे लेकिन अभी माँ ना को नजर- स्कूल वालों ने ना वर्कशॉप शुरू कर दी हैं। हाँ। अब लोग जो नहीं मतलब हायर नहीं करते तो वो क्या करते हैं कि मंथली वर्कशॉप करते हैं, इनको बुला लिया, सना को बुला लिया, आपको बुला लिया, उसको जी। बुला लिया, तो वो कुछ ना कुछ फिर वो बच्चों को जो लोग माँ बाप नहीं डायग्नोस कर सकते, फिर वो वर्कशॉप में उन बच्चों को डायग्नोस किया जाता है और फिर लेकिन parents एक बुलाया माँ को भी जाता है। बुलाना चाहिए। लेकिन एक माँ को भी सर्टन बुलाते हैं। देखें, लेकिन एक सर्टन स्कूल्स में, सब तो नहीं है मासेस सब वाले तो। स्कूल्स बिल्कुल, में बिल्कुल। जो गली मोहल्लों में होते हैं वहाँ ये वहाँ सब ये नहीं नहीं है। होता। मगर ADHD तो किसी के बच्चों में हो सकता है, कोई भी मेंटल हेल्थ किसी भी बच्चे किसी के घर में भी हो सकता और है। घर में ये माँ निदा, को मैं नोट तुम्हें करना इसलिए चाहिए। ये कह रही हूँ कि तुम कह रही हो ना कि जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उधर नहीं होता, वहाँ जाके वर्कशॉप फ्री में कर रहे हैं ताकि बच्चे, क्योंकि सना मुझे कहती है मैं वैसे 10 मिनट ना किसी को दूं, लेकिन ऐसे स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाती है और वहाँ पे वर्कशॉप करती है। सरजानी टाउन हो गया, इस साइड के अच्छा। स्कूलों में जाके मतलब बच्चों को बुलाया, उनको चेक किया, उनको डायग्नोज किया, Very good. फिर आगे उनके पेरेंट्स की है कि वो पेरेंट्स जो है फिर ऐसे स्कूल्स में जो पेरेंट्स हैं उनको भी उन टीचर्स का साथ देना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए कि ठीक है अगर ये लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर हम भी इनके कहने पे चलें और जो ये कह अच्छा, रहे हैं अब मैं यहाँ जो मदर्स बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की वीकनेसेस को खुद ही पकड़ा और उसको फिर कैसे हाँ, ओवरकम माँओं किया। पे ज्यादा जाता है कि उन पे बहुत काम है। हाँ, आपका नाम क्या है? सालिहा इमरान। सालेहा इमरान। जी सालेहा, बताएं आप अपने अच्छा, आपने कैसे? मेरा बेटा 5 इयर्स का है और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, बिल्कुल वीक। तो मैंने उसको डायग्नोस करा कि क्या मतलब क्यों इस तरह पढ़ाई से भाग रहा है, और रात को उसको बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाता है कि मैंने सुबह स्कूल नहीं जाना, मम्मा स्कूल नहीं जाना है मैंने। अच्छा, मैंने उसको डायग्नोस करा, मैंने कहा कि ये जो है ना कुछ है मसला, स्कूल में है कोई मसला, क्योंकि घर में तो मैं उसको देख ही रही हूँ, घर में ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, मैंने स्कूल में जाके कंप्लेन करी एक दफ़ा, फिर दोबारा गई, नहीं कोई असर हुआ तो दोबारा गई, फिर मैंने टीचर से बात करी, फिर वही कंप्लेन कि मुझे नहीं जाना और बिल्कुल नील, सब कुछ याद करा रही हूँ, घर में सब कुछ हो रहा है। 5 साल का? 5 साल का उसको सब क्या कुछ। याद करा रही है? मतलब 5 उसको साल सारी चीजें आ रही हैं, वो माशाल्लाह से शार्प बहुत है, लेकिन स्कूल से उसको चिढ़ है। चिढ़ आ रही है हाँ। कि मैं स्कूल रात को इतना कि अगर वो 1 बजे उठ जा रहा है ना, तो 2-3 बज रहे उसको सोने में कि उसको स्कूल नहीं जाना। फिर मैंने उसका स्कूल चेंज करा। सबसे पहले मैंने उसको काउंसलिंग की उसकी कि भाई उसका स्कूल चेंज करा। स्कूल चेंज करके सबसे पहले मैंने स्कूल जब चेंज करा तो मैंने टीचर से मीटिंग करी पहले कि मेरे बेटे के साथ इस तरीके से हो रहा है।
तो अगर आप उसका मसला क्या है कि अगर उसके साथ लाउडली कोई बोल दे ना, मतलब एकदम चिल्ला के चीख के हाइपर हो जाए उसके ऊपर, तो वो एकदम सहम जाता है, डर जाता है, और फिर उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं होता, उसका फोकस डरने पर होता है, यानी इस तरह से बिल्कुल एकदम इस तरह हो जाता है, तो उसका फोकस पढ़ाई से हट जाता है और वो उस तरफ शुरू हो जाता है उसका ध्यान। तो मैंने ये चीज़ नोट करी, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने पढ़ाई में उसको थोड़ा सा लाउडली कुछ बात कही ना, तो वो एकदम सहम गया और वो लिख नहीं रहा है, वो मेरी बात को समझ नहीं रहा, और वो वही कर रहा है जो मतलब चल रहा है। मैंने उसको डांटा, उसका असर उसके ऊपर है। खैर मैंने टीचर से वो बात कर ली और उसको समझा दिया टीचर को, जहाँ मैंने उसका स्कूल शिफ्ट कर दिया। अब ये है कि अब मैंने फर्स्ट डे ही वो रिज़ल्ट देखा कि मेरा बच्चा इतना हैप्पी आया है स्कूल से, और चीज़ें, और फिर मैंने अपने ऊपर भी पेशेंस रखा, थोड़ा कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे ज़ाहिर है गुस्सा तो आ रहा होता है ना, थोड़ा सा बच्चा इधर उधर करे तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने जगह जगह वाइट बोर्ड्स लगा दिए हैं। अब मैं उसको पहले मैं खुद लिखती हूँ कि ये चीज़ है और इसका यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर वो नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पे वो खुद लिख रहा होता है। अब मैं उसको जो है पढ़ाई एक साथ लेके नहीं बैठती कि 2 घंटा मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, नहीं, मैंने उसको टुकड़ों में पढ़ाया थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको स्पोर्ट्स के लिए ले गई, उसको साइकिलिंग बहुत पसंद है, साइकिलिंग करवाई उसको, वो हैप्पी हो गया बाहर से आकर। तो अब आप कितना बड़ा हो गया वो 5 इयर्स का ही है। नहीं तो अब आपको उसके अंदर चेंज महसूस हुआ है अपना तरीका कार चेंज करने से? जो मैंने अपनी चेंजिंग्स करी उसके मुझे रिजल्ट तो उसका 3 डेज में रिजल्ट आ गया कि वो बच्चा खुद लिख रहा है, सारी चीज़ें खुद कर रहा है। टीचर्स मुझे कहते थे ये पिक नहीं करता, कैसे? अच्छा, ये मेन प्रॉब्लम स्कूल की और टीचर्स की थी और वो सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब उसको पढ़ाई में ही प्रॉब्लम हो रहा था ना। मैंने उसको देखा कि वो नहीं, अभी वो बहुत छोटा है और आपने तो बिल्कुल सही वक्त पे आपने पकड़ लिया। मैंने उसको डर का रिलेशनशिप बन रहा था ना पढ़ाई के साथ, उसका डर निकल गया, क्योंकि ये मेमोरीज पूरी जिंदगी रहती है। अगर आप बचपन में ही किसी चीज से डर और खौफ पैदा कर दो। 5 और 6 साल का टाइम होता है बच्चे की बेस बनती है, इसमें अगर खौफ बैठ जाए तो फिर बहुत मुश्किल। असल में ये लर्निंग माइंड होता है ना बच्चों का, इसमें लर्निंग ज़्यादा वो हो रही होती है बच्चों में। तो उससे क्या है कि मैंने उसको इस तरह करा और अब मैं उसको क्या करती हूँ, मैं टुकड़ों में पढ़ाती हूँ एक साथ ही। मुझे पता है वो बोर हो जाएगा और वो बोर हो गया तो फिर वो नहीं पढ़ेगा चीज़ें। मैं उसको, अच्छा मम्मा वाटरमेलन खाना है, मैंने एक मिसाल दे रही हूँ, वाटरमेलन। अच्छा उसको वाटरमेलन तो पता है लेकिन पता नहीं है वाटरमेलन होता कैसा है। तो घर में वाटरमेलन आया, मैंने कहा कि आपने वाटरमेलन कहा था मुझसे, ये है वाटरमेलन। उसको दिखा दिया कि ये चीज़ है। अगर उसको काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा ये 2 चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, इनको आप इस तरह काउंट करें और इसको यहाँ पर काउंटिंग में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से जगह जगह मैंने जो है वो लगाए हुए चार्ट पेपर्स टाइप के होते हैं, उसके ऊपर बच्चों के स्पेलिंग्स होती हैं और उर्दू के वर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बर्ड्स नेम होते हैं। जगह एक वॉल पे लगा दिया, एक उस पे लगा दिया, मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाया है। आपके कहने का मकसद ये कि आपने अपने बच्चे के लिए पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बनाया। उसको तो वही अच्छी टिप है आपके पास से हमने जो कैप्चर की है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट चाहिए तो उनके पेरेंट्स को पढ़ाई को उसी तरह बनाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर उनको एक दफ़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई से तो सारी जिंदगी रहता है। लेकिन देखिए ये एफर्ट्स की ना, एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। एफर्ट तो मैंने तो कहा हर काम में करना ज़रूरी है भाई। लोग छोड़ देते हैं मगर माओ को फिर वो टाइम देना, किचन में चूल्हा हांडी करने भेज देंगे खाली। आपके कितने बच्चे वैसे? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। मतलब देखिए अगर बच्चे ज्यादा हैं तो एक माँ को बच्चों पे भी टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये फुल टाइम जॉब है। लेबल तो हाउसवाइफ का लगा दिया जाता है लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब होती है। बच्चों की पढ़ाई देखना, उनका खाना देखना है, घर देखना है। सो उस वक्त जब बच्चे हो जाएं तो माओं को बाकी चीज़ों से थोड़ी छूट दे देनी चाहिए। मुझे लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम इसमें बेस्ट होता है। अगर बाकी जिम्मेदारियां माँ की स्पेशली जो बाकी घर वाले हैं वो संभाल लें तो अपने बच्चों को फोकस दे सकते हैं। सबसे अच्छे हमारा उल्टा हो जाता है। लेकिन निदा सबसे अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो जॉइंट फैमिली में, उन फैमिलीज के बच्चे बहुत ज़बरदस्त निकलते हैं जिनके मतलब ससुराल वाले इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, माँ को मतलब वो करते हैं कि देखते हैं कि इस वक्त माँ को बच्चों को टाइम देना है, माँ को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपना प्रेशियस टाइम बच्चों को दे सके। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, कंवल अब्बासी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप क्या वीकनेस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपने ओवरकम किया
अपने बच्चे की, वो हमें टिप्स देंगी। जी जज़ाकल्लाह निदा। एक्चुअली मेरी पेरेंटिंग जर्नी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं और लर्निंग भी है लोगों के लिए, और मैं अब इसी वजह से दीगर पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ कि मैं इनकी बात को सेकंड करूँगी। बहुत जल्दी बच्चे को लेबल कर दिया जाता है। बहुत अर्ली एज में मुझे पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड, और वो उसको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में। बहुत ऑफन मैं स्कूल से मीटिंग्स करती थी, बड़े रेप्यूटेटेड स्कूल में वो पढ़ रहा था कराची के, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि डिस्पाइट पुटिंग एक्सट्रीम एफर्ट मुझे वो रिज़ल्ट आउटकम नहीं है। तो मैंने फिर उसको एवेल्यूएट करवाया। देन आई केम टू नो कि ही इज़ डिस्लेक्सिक और ADHD। मैंने सबसे पहले तो उसको छोड़ के ख़ुद को एजुकेट किया। सबसे अच्छी बात आपने की। मैंने जब आपको ये पता चला, लाइक एक अलग इमोशनल फीलिंग भी आ जाती इमोशनल है। फीलिंग होती है, और बहुत लोगों ने कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ही इज़ डफर, ही इज़ फेलियर। बट मुझे पता था कि ही इज़ नॉट डफर, ही इज़ नॉट फेलियर। ये आप इससे अंदाज़ा करें, जैसे इन्होंने कहा कि 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स हैं, मैंने उसको पढ़ा, मैंने डिस्लेक्सिया को पढ़ा, मैंने ADHD को पढ़ा, मैंने चाइल्ड साइकी को पढ़ा। मैं इतना घुस गई कि मैंने कहा मैं अपने आप को पहले एजुकेट करूं, बिकॉज मुझे खुद अवेयरनेस नहीं होगी, हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड। तो मैंने ख़ुद को एजुकेट करने के बाद फिर मुझे अपना आपने बच्चा इसके बाद जो किया ना, वो ब्रेक के बाद मुझे माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है। Sure. क्योंकि पता नहीं कौन किस इमोशनल मुश्किल से गुजर रहा होगा इस वक्त। तो ये तो सबसे पहले तो वो बादल आ जाते हैं ना। Exactly. तो आप हेल्प कैसे करें जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपके लिए पते की बात। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम जिस माँ से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई करने के बाद फिर पढ़ाई की। सो माएँ ऐसी भी होती हैं, माँ ये भी करती हैं, मगर उसकी वजह से वो अपने बच्चों को जान सकी। सो मैं दोबारा से आपके पास वापस जा रही हूँ, और जहाँ से हमने ताल्लुक़ मुनक़ता किया था वहाँ से जोड़ते हैं दोबारा। जी उधर से आते हैं। मैं एक दफ़ा रीकैप दे देती हूँ। आपने जाना कि आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया है, सो उस पर आपने काम करना शुरू किया, अपने आप को अवेयरनेस देना शुरू की, ADHD, डिस्लेक्सिया या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो पढ़ने के बाद फिर आपने क्या किया, किस तरह उसकी हेल्प की, प्लीज़ शेयर करें। मुझे उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग आई कि वो कैनेस्थेटिक लर्नर है, तो वो चीज़ों को जब तक छू नहीं लेगा, जब तक वो टच नहीं कर लेगा, वो नहीं सीख जैसे पाएगा। मिसाल दें आप। मिसाल के तौर पे तराजू होता है ना, जो पुराना वाला जंजीर वाला जी, तराजू नहीं होता जी, था, जी। वो मैं अपने घर में ले आई। ठीक और है। वो मैंने अपने बच्चे को एज अ टॉय दिया। हाँ। जो कारपेंटर्स के पास एक मेजरिंग टेप होता जी, है ना, जी। वो मैंने उसको एज अ टॉय दे दिया। स्टेथोस्कोप से आपने कभी देखा है निदा कि किस तरह बच्चे शौक से खेल रहे होते हैं? Yes, yes. डॉक्टर्स डॉक्टर बनते हैं, बड़ा शौक से धक धक देखते धक धक सुन रहे हो। हैं। हम लोग यूजुअली प्लास्टिक के लाके दे देंगे, भाई ओरिजिनल लाके दे दो। आप 4-4, 5-5 हज़ार की रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ भी तो दे रहे हो, आप उसको वो लाके दे दो। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जब उसने अपनी हार्ट बीट वो सुन रहा है, ये सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ाते हैं बच्चों हाँ। को, राइट। अब ये सारी चीज़ें जब उसके हाथ में आ गई और वो फील करने लगा इन चीज़ों को, उसकी लर्निंग यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। और वो मेरे लिए फिर वो चीज़ हम कैसे पता लगाएं, जैसे हमने ये चीज़ें करनी है, एक आम माँ कैसे पता लगाए कि वो हाथ लगा के बच्चा जो अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज़ है उनके बच्चे की कैसे है? देखें, ये तो बच्चा खुद में अपने बहुत सारी बिहेवियर से बच्चा मैसेजेस दे रहा होता है। समटाइम्स बच्चे जब टीवी देख रहे हैं सपोज़, या स्क्रीन देख रहे हैं, या कोई चीज़ भी जो उनकी विजुअल उससे ताल्लुक़ रखती है, वो बड़ा गौर से देख रहे हैं, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि ये विजुअल लर्नर है। अगर इसको चीज़ें दिखा के सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ही कैन लर्न मोर बेटर। ओके। तो इस चीज़ आपको कैसे पता कि आपका बच्चा टच करके सीखेगा? बिकॉज हर चीज़ में मैंने उसको एक गाड़ी दी खेलने के लिए, उसने उस पूरी गाड़ी को विदिन 10 मिनट्स तोड़ के फेंक दिया। मैंने कहा बेटी क्यों तोड़ी है? कहेंगे आई वॉन्ट टू नो के हु इज़ इनसाइड, मुझे देखना है इस गाड़ी के अंदर क्या है। सो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी कि
हर चीज़ को ओपन करने का शौक, हर चीज़ को खेलने का शौक। और हम कह रहे होते हैं तो बड़ा होके बड़ा टेक्निकल बनेगा, मेरा बेटा ऐसा इंजीनियर करता है ना। बनेगा है। मैं कहती थी ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बना भी, लेकिन वो इसी तरह गाड़ियाँ खोल के उसकी चीजें ऐसे इसका मतलब कि वो वाला बच्चा उसको क्या कहते हैं, कैनेस्थेटिक लर्नर। ओके, अच्छा। निदा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आप पूछ रही थी कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कौन सा है। इसका बड़ा सिंपल जवाब है, आप अपने बच्चों को सिर्फ खेलते वक्त ऑब्जर्व करें। आप कुछ ना करें, वो जिस तरह खेल रहा है ना, आप 10 मिनट बैठकर सिर्फ देख लें कि वो कौन सी चीज़ों से खेल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, वो खुद टीचर बन रहा है, वो ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, वो लोगों को सिखा रहा है, कौन सी चीज़ उसमें डोमिनेट, कौन सा बिहेवियर डोमिनेट कर रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका जो है लर्निंग का स्टाइल क्या है। वैसे भी डायग्नोज जो है वो खिलौनों से किया जाता ऐसा ही है। आप ये जो हम लेकर जाते हैं तो वो लोग बहुत सारे टॉयज़ रखते हैं, फिर उनको ये थोड़ी कि किताबें पढ़ा के तो आपको डायग्नोज कराएंगे कि जी बीमारी है, नहीं, वो आपको खिलाते हैं, खेलते हैं। हाँ, खिलौनों से खेलते हैं। मुख्तलिफ तरीके से जब खेल रहे होते हैं तो जो बैठी होती हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको गौर से देख रहे होते हैं कि ये किस तरीके से खेल रहे हैं, और वो जज करते हैं कि ये क्या है, उससे फिर वो आपको डायग्नोज करते हैं कि इसको ये चीज़ है। आपका बेटा स्कूल गया था या उससे पहले आपको पता चल गया? नो, स्कूल जाने के बाद मुझे जब टीचर ने बहुत कुछ ऑफन कंप्लेंट्स आई, अच्छा। मैंने टीचर से भी बहुत सारी मीटिंग्स की, तो फिर मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे इसको एक स्पेशल नीड चाहिए। अच्छा, अब आपने जब ये बात पता लगा ली कि मैं उसको अलग अलग चीज़ें ला के दूँ, जैसे हार्ट बीट सुन रहा है तो उसको वो हुआ कि मैं इसके बारे में पढ़ूं, यानी कि वो उसके अंदर ये नेचर थी कि ये चीज़ है तो इसके आगे क्या होगा। एंड सेकेंडली निदा के हर 10 मिनट के बाद कुछ भी उसने कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको, ही नीड्स अ ब्रेक। ओके, उसको हर थोड़ी देर बाद ब्रेक चाहिए। हर 10 मिनट के बाद वो जाता था टेरेस का चक्कर लगा के या गार्डन का चक्कर लगा के, या बाहर मैं खुद ही कहती थी जाओ आप जाके एक चक्कर लगा के आओ, फिर हम सेकंड चीज़ पढ़ेंगे। अगर 2 टॉपिक्स एक साथ इन बच्चों को पढ़ा दिया जाए वो ग्रैब नहीं कर सकते। ये ADHD के निशान, ये ADHD के निशान है। अच्छा। तो और जो लर्निंग डिफ़िकल्टी को मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया था कि उसको साइज़ का अंदाज़ा नहीं होता था। बोर्ड से जो चीज़ वो कॉपी कर रहा है तो उसको नहीं पता होता था कि इस पेज पर कॉपी के ये इतना फॉन्ट आ सकता है। तो उस चीज़ को एक पेज पे उसने 1 लेटर भी लिखा हुआ है, एक पेज पे उसने 20 लेटर्स भी लिखे हुए हैं। जब ये कॉपीज़ मेरे पास आती थी तो टीचर के रेड मार्क्स इतने होते थे, आई कांट टेल यू। मैंने फिर उसको लाइनों वाली कॉपी हटा दी। मैंने अपने बच्चे को बग़ैर किताबों के पढ़ाया है निदा। अच्छा, जब मुझे ये चीज़ डायग्नोज हो गई कि उसको डिसलेक्सिया है, आई रिमूव द बुक्स फ्रॉम हिज लाइफ, बिकॉज ये चीज़ उसको कांस्टेंट स्ट्रेस दे रही थी। अब बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, अपने बच्चे के आमिर खान ये है ना, कि बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने फिर बग़ैर किताबों के कैसे पढ़ाया उसको। सो मैंने बग़ैर किताबों के उसको, आज मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, ही इज़ अ बैंकर, 30 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कमल, मैं आज सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए पेन उठाता हूँ, पेन का काम नहीं है लाइफ में। मैंने उसकी ज़िंदगी में लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, DSLR कैमरा, स्क्रीन, मोबाइल नहीं दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें, कैमरास दे दिए। मैंने कहा बेटे जाओ नेचर में निकलो और नेचर फोटोग्राफी करो। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सस्ता कैमरा उसको दे दें लेके, और कहें बेटा जाओ, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने दिया। मैंने कहा देखो जो सबसे टाइनी चीज़ है उसको देख के आओ और उसको एक्सप्लोर करो, उसकी पिक्चर लो। इस तरह से उसने सीखा, और फिर लैपटॉप पे टाइप करके आज माशाल्लाह फाइनल ईयर 3D एनिमेशन और माय गॉड, क्लैपिंग, क्रेडिट गोज टू यू। एनवायरनमेंट आर्टिस्ट बन रहा है माशाल्लाह, फाइनल ईयर है उसका, प्रोजेक्ट्स पे अपने। अब कंप्यूटर पे जब उसको मैं काम करता देखती हूँ तो आई लिटरली स्टार्ट क्राइंग कि माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आपका क्रेडिट है, लेकिन ये बताएं कि आपकी फैमिली में से, आपके सराउंडिंग में कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? फॉर्चुनेटली मुझे मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया, और मेरी मदर ने और मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
और जो निदा बता रही हैं कि बहुत ये चीज़ जो है मैटर करती है कि फैमिली सपोर्ट कितनी है। ये बड़ी बात। क्योंकि होता क्या है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि दूसरे का बच्चा देखो, उसका बच्चा देखो। अच्छा, और कभी comparison- कभार हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते। बहुत वो जगह कहते हैं नहीं टाइम करते। नहीं देती, देखो बच्चा ऐसा हो गया In-laws नहीं या करते, वैसा हो in-laws गया। नहीं करते, वो कहते मतलब क्यों मेहनत माओ को कर रही किस हो? किस चीज से मैं गुजरना और मेरा पड़ता है। बेटा हम दोनों साथ बैठ के पढ़ते थे। वो अपने लैपटॉप पे पढ़ रहा होता था, मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ रही होती थी। हम दोनों एक साथ, मतलब हम लोगों ने एजुकेशन लिया। ऐसा नहीं कि मैं कोई लेस एजुकेटेड थी। जब मेरी शादी हुई आई वाज मास्टर्स, लेकिन उसके बाद 10 साल के गैप के बाद आई स्टार्टेड अगेन कि भाई दिस इज़ नॉट इनफ। तो उसके बाद फिर अब माशाल्लाह दिस इज़ सो इमोशनल फॉर मी एज़ वेल कि उसके कंप्यूटर पे उंगलियां चलती हैं। मैं बहुत अपने ऊपर भी प्राउड फील करती हूँ। समटाइम्स अपने आप को पैट भी करती हूँ कि वेरी गुड कमल। और हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आके हमें वैलिडेट क्योंकि हमें करे, अपना बोझ खुद ढोना है। खुद लेकिन उठाना वैसे है। कोई नहीं एक आएगा। बात है ना कि इनके हस्बैंड ने भी इनका पूरा साथ दिया। बहुत जरूरी है। अगर फैमिली नहीं से भी, दिया हाँ। जाए ना तो एक इंसान ऐसे नहीं, शुरू बच्चे में के साथ शुरू में बहुत वो मुश्किल उनको इस चीज़ की चूंकि समझ अवेयरनेस नहीं नहीं होगी थी, ना, पहले मैंने समझ नहीं एजुकेट होगी। किया, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही इज फेसिंग। हाँ। देखिए समझ गए ना। Yes, सबसे बड़ी बात understand. नहीं, है लेकिन समझाने का तरीका भी है ना, जब वो उन्होंने खुद पढ़ा। हमारी औरतों को खुद नहीं समझाना आ रहा होता और वो खुद इतनी मेहनत करती भी नहीं है। अगर तो वो इस तरह मेहनत करें कि पहले सॉल्यूशन निकालें, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है, ब्लेम Blame गेम। games तुम्हारी होते वजह से, हैं। तुम्हारी वजह से, तुम नहीं देती, तुम ये। अगर उस चीज से निकलेंगे तो जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे की हमारे मदद यहाँ कैसे अक्सर ये करेंगे? होता है कि बच्चा अगर शाइन कर जाए तो इन लॉज या मियाँ का, और अगर कुछ गलत कर जाए तो फिर माँ पे माँ कि पे इसकी तरबियत जिम्मेदारी सही है। नहीं। ये गलत बात है। ब्लेमिंग क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखें, ये कोई ऐसा बड़ा डायग्नोसिस या ऐसा बड़ा लेबल या ऐसी बड़ी मजबूरी या क्या, अल्लाह ना बीमारी करे। नहीं है। हाँ, बीमारी ये नहीं है। बीमारी नहीं है। हम जितने डिसऑर्डर्स के बारे में, ADHD हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, या आपका बच्चा कमज़ोर भी है पढ़ाई में, स्कूल में, ये बीमारी या कोई मसले की बात नहीं है। और दूसरा, ये कोई स्टैम्प नहीं है कि अगर आपका बच्चा अभी नहीं पोजीशन कर- होल्डर है तो फिर उसने दुनिया में कामयाब होना है। ऐसी बात। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट देखा ये गया, रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं स्कूल में, उनको उससे बाहर निकलकर एडजस्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनको Mediocres आदत होती है करते हैं। बेस्ट होने की। Yes. तो जब दुनिया से बाहर निकलते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे ग्रेड्स जो हैं वो उसका मतलब अब नहीं है कि मुझे हर बेनिफिट मिलेगा, तो उनको प्रॉब्लम होता है, वो स्ट्रगल करते हैं। तो अपने बच्चों को ओवरऑल सारी चीज़ों में रखें, सिर्फ एकेडमिक्स उनके लिए पूरी जिंदगी नहीं है, वो साथ और साथ दूसरा चलें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत सारे फैन से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं। बच्ची है, बच्ची तो नहीं है, वो बड़ी हो गई है, लेकिन जो है वो उससे मेरी इंटरेक्शन रहती है, फ़ैन है मेरी। सो उसके फादर ने ज़बरदस्ती उससे इंग्लिश में मास्टर्स कराया, जो कि इंग्लिश में मास्टर्स कराया या इंग्लिश सब्जेक्ट दिया, मुझे सही से याद नहीं है, और वो उसमें 3 साल से फेल हो रही है। वो कह रही है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फोर्स किया उसने। और मेरे फादर कह रहे हैं नहीं, इंग्लिश लिटरेचर करो, फ़ायदा क्या है, क्या स्कोप है, फिर तुम्हें ये करना है तुम्हें। वो कह रही है मैं नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रही, 3 साल से रिपीट किए जा रही हूँ। सो ऐसे भी पेरेंट्स हैं। मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि हमें फिल्म मेकिंग पढ़नी है, ओके पढ़ो। एक ने कहा हमें ये करना है, मैंने कहा ओके पढ़ो। क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती उनको डॉक्टर इंजीनियर, जब मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसी एजुकेशन है कि जिसमें कामयाब होना ही होना है, ये डिग्री करना, हम पैसे खर्च करें तो पागल हो, फिल्म मेकिंग की डिग्री कराएं, पागल हो, फैशन डिज़ाइन की डिग्री कराएं। तुम्हें जो करना है, जिसमें तुम्हें शौक है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि एक्सेल ही, मैंने अब ऑब्जर्वेशन है मेरी, बच्चा एक्सेल ही उस चीज़ में करता है जिसका उसको शौक होता है। चाहे वो मेरा तीसरा वाला कहता है मैंने अभी से कहता है एनिमेटर बनना है, तो ठीक है, तुम पेरेंट्स का काम है बच्चों को सूद करना, उनको सही और गलत में पहचान, प्रेशराइज नहीं किया जाए, उनको pressurize जबरदस्ती करेंगे तो डंडे के मुश्किल जोर हो पे जाएगी। ये नहीं है ज़माना। बच्चों जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे पास ऑप्शन होते थे बेटा डॉक्टर या इंजीनियर, दीज 2 ऑप्शंस। कोई किसी ने बहुत तीर मारा MBA कर लिया, चलो भाई MBA है ज़बरदस्त। आजकल बच्चों के पास इतनी ऑप्शंस हैं, इंजीनियरिंग भी कितनी तरह की आ गई है। मेरी अपनी फैमिली में बच्ची है, माशाल्लाह शेफ़ बन रही है, प्रोफेशनल शेफ़।
तो अब कितने ऑप्शंस बच्चों के पास आ गए हैं, तो आपके पास जब इतने ऑप्शंस हैं तो भाई बच्चों को आप खुला छोड़े, उनको चूज करने करने अच्छा, दें। बच्चों को बहुत दफा समझ भी नहीं आता। जैसे मैं जब थी, मुझे सब्जेक्ट चूज करने थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, तो अम्मी ने कहा नहीं 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 साइंस ले लो, साइंस में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। मुझे उन्होंने गाइड किया, जो कि मुझे लगता है गलत गाइड किया, क्योंकि मेरी अम्मी को भी नहीं पता था, उनको सब भेड़ चाल थी, उनको कहा साइंस चलो इंजीनियरिंग में चली जाओ। मैं चली गई, मैथ्स में अच्छी थी, इंजीनियरिंग में, लेकिन आज मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने फिजिक्स में डिग्री की, क्योंकि क्यों मैंने अच्छा, तो क्यों शौक क्यों नहीं था तुम्हें? कोई शौक नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, क्या होता है क्योंकि उस एज में आपको सब कुछ नहीं पता होता, आपको डिफरेंट चीजों का भी शौक होता है और ये भी प्रेशर होता है कि कुछ गलत ना चूज कर लो। Yes, अगर मुझे पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव तो अम्मी बताएं, अब्बू बताएं, और अम्मी क्या बताएंगे जो सब पूरी दुनिया में हो रहा है। वैसे लेकिन अभी बच्चों को, अब पेरेंट्स भी ऐसे हो गए बच्चों ना, को अब बहुत पता चल गया। है। लेकिन उससे पहले जो है इतना नहीं होता। आप गाइडलाइन ले अगर सकते हैं, आपका माँ बाप बच्चा- तो गाइडलाइन आज दे मैं सकते नीलम हैं। रिग्रेट करती हूँ कि अच्छा, मैं काश मैं उस वक्त फैशन डिजाइन पढ़ लेती थी, जो कि कभी नहीं पढ़ने देती। ये क्या कर रही हूँ, ये क्या, काश मैं उस वक्त आर्ट्स में कुछ चली और जाती। कर। मेरी ड्राइंग, स्केचिंग ये सब अच्छी थी, सो वो मेरे लाइक मुझे अब फायदा हो रहा होता उसका। अगर मैं ऐड करूं आपकी बात पे, तो अच्छा, हमें लगता है कि बच्चा फेल हो रहा है, या अगर वो ये नहीं करना चाह रहा, अगर थोड़े बड़े बच्चे हो गए, वो साइंस से शिफ्ट करना चाह रहे हैं या कंप्यूटर्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें वो नहीं कर पा रहे या कंफ्यूज्ड है, तो हम बड़ा उसको नेगेटिव लेते हैं कि यार इसको तो समझ ही नहीं आ रहा, ये बार बार अपना माइंड चेंज कर रहा है। दिस इज़ हेल्दी, उसको इस एज में एक्सप्लोर करने दें। अगर वो आगे जाकर कहता भी है कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, यू कैन सी कि वो इन्जॉय नहीं कर रहा, उसको लग रहा है गलती हो गई, सो ओके, ये कोई ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है, यहाँ तो शुरुआत हो रही है। कम से कम उसको ये तो पता चल गया कि उसको आगे जाके क्या नहीं करना है, वो ज्यादा regret आगे से जाए बच वो जाएगा। मुश्किल हो जाए कि आगे वो कर ही ना सके उसमें, इसलिए तो वो अच्छा है कि वक्त पे चेंज कर एक्सप्लोर करना, ट्राई करना, और वो सिंसियरली कर रहा है ना, उसको समझ आ गया कि ये मैं रोज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर अगर वो स्विच करना चाह रहा है तो आप बैठकर उसके साथ डिस्कस करें कि बेटा अच्छा ठीक है, तुम्हें ये नहीं पसंद आ रहा, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, हम कौन से सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं। और जब म्यूचुअल डिसीजन होता है ना, तो बच्चे उस जिम्मेदारी को भी बेहतर तरीके से लेते हैं। वरना जिंदगी भर का ब्लेम ये होता है, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझसे करवा लिया, मुझे तो करना ही नहीं था, और फिर उस चक्कर में वो मेहनत उस तरीके से नहीं करते। जब आपको पता है ये मेरा अपना डिसीजन भी है, तो वो उसको ओन भी बेहतर तरीके से बहुत सी लड़कियां हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग बिकॉज वो उन्होंने प्रेशर में पढ़ा और अच्छे रिश्ते आ जाए अच्छे इसलिए रिश्ते पढ़ा। आ गए और ये भी तो एक बस सही इसलिए, बात है। हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आज यकीन जाने आपकी एक बहुत एक अच्छा बात topic। ने जो भी पेरेंट देख रहा है इस वक्त, जिसने अपना टाइम दिया, उसको पता नहीं क्या क्या सिखाया। हमने खुद आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, सो थैंक यू सो मच। Always एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद एक और इसी से रिलेटेड एक सेगमेंट हमारे पास होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Thinking of studying abroad? Then make sure you open the right door with Self-Reliant Youth Program, a project by ARY. From counseling to accommodation and top university admissions to everything in between. Unlock global opportunities today. For counseling and details, call 021 111 000 or 0333 256 7444. Powered by Route to Market. Thinking of studying abroad? Then make sure you open the right door with Self-Reliant Youth Program, a project by ARY. From counseling to accommodation and top university admissions to everything in between. Unlock global opportunities today. For counseling and details, call 021 111 000 or 0333 256 7444. Powered by Route to Market. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है ना, आजकल माँ बाप का सपना होता है, ख्वाब होता है कि बच्चे बाहर पढ़ें, और बाहर पढ़ जाएंगे तो भाई कुछ बन जाएंगे। और खाली माँ बाप का ही नहीं, बच्चों का खुद का भी अपना एक ड्रीम होता है कि उन्होंने पढ़ लिख कर अपने घर की पूरी लाइफ चेंज कर देनी है। सो उसके सिलसिले में बहुत सारे आम लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह ये प्रोसीजर्स करने हैं, कैसे करने हैं, मतलब शुरुआत किधर से करनी है। और इसीलिए आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ARY स्टडी अब्रॉड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके किससे मिलें और
जो कि ARY बी ग्लोबल का प्लेटफॉर्म है और हम हमारे ARY का हिस्सा है। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं फैज़ान फसी साहब, जो कि हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि हम अगर अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो हम कैसे इनसे रुजू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप बताएं। अच्छा, पहले आप बताएं ARY बी ग्लोबल के बारे में कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। अच्छा देखिए, ARY बी ग्लोबल जो है वो एक बिजनेस इन्हेंसमेंट इकोसिस्टम है। अच्छा। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। इसमें क्या करता है ARY बी ग्लोबल के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनको हेल्प आउट करता है कि आप अपना बिजनेस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी किस तरह कर सकते हैं। उनकी हेल्प आउट करता है रिक्रूटमेंट के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और इवन उनके साथ मिलके हम कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं मार्केटिंग की, और जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज होती है। ओके, और जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है सेफ गोल्ड की सूरत में। सही है जी। अच्छा, अब ARY स्टडी अब्रॉड के बारे में बताएं। बिल्कुल, हमने ARY स्टडी अब्रॉड को भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पार्टनर्ड विद 900 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली, और हमें आइडिया है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है इसके अंदर। सो हमने इनको सिंपल प्रोसेस कर दिया कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर करते हैं, हम वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, और उनको वहाँ से हम ऑफर लेटर इशू करवाते हैं, और पूरे प्रोसेस में हम उनकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, आप कैसे बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस जगह पढ़ने जाए, जैसे वो क्या सब्जेक्ट जो भी ले रहा है सब्जेक्ट, वो किस मुल्क जाए, किस खित्ते में जाए, वो कैसे आप हेल्प आउट करते हैं? अच्छा देखिए, इसके लिए हम जो पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आके ना अपनी काउंसलिंग करें कि स्टडी के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास काउंसलर्स हैं जिनके पास आप आएँ और अपना पूरा बैकग्राउंड शेयर करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है और आपका इंटरेस्ट क्या है इन फ्यूचर, और आप क्या आउटकम निकालना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक कि आप अगर बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो 4 साल के बाद आपका क्या आउटकम आप चाह रहे हैं कि आप क्या करें, आप कौन सी जॉब करें। ओके, तो उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट देखते हुए और उनका इवन बजट देखते हुए हम उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन और सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हों, साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हों, क्या हर मुल्क का अलग अलग कानून नहीं है इस हवाले से? बिल्कुल निदा, हर मुल्क का अलग अलग कानून है। अगर हम ऑल ओवर देखें ना तो स्टूडेंट्स को वीक में 20 आवर्स दिए जाते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे थ्रू स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं हम उनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि वी नो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सो उनको यहाँ जाने से पहले ही हम उनकी प्री काउंसलिंग कर देते हैं कि वहाँ जाने से पहले आपको क्या होगा और आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, आप अकोमोडेशन कहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी में लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, और जॉब के भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्सपेंस खुद बेयर कर सकें। अच्छा, वही वाली बात होती है ना कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करेंगे और क्या पढ़ेंगे, फिर हम करियर क्या चूज़ करेंगे। सो क्या आप करियर काउंसलिंग भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका के मार्केट में अगर हम देखें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप है। इवन के पेरेंट्स भी प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू नहीं चल रहे होते हैं कि उनको कोई कुछ एडवाइस कर देता है, बस वो उस चीज़ वो करना शुरू कर देते हैं। इवन वो स्टूडेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, आप आगे जाके किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो हम पेरेंट्स से भी मिलते हैं, स्टूडेंट्स से भी मिलते हैं, दोनों का इंटरेस्ट देखते हैं कि वी वांट के कुछ आउटकम निकले। अगर वो कहीं जा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो वो जो करना चाह रहे हैं वो चीज़ हासिल करें। तो हम प्रॉपर एक स्मूथ वे में दोनों को गाइड करते हैं और उनको सक्सेसफुल बनाते हैं कि इन फ्यूचर में जो चीज़ वो हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा, कि स्कॉलरशिप्स पे भी आप काम करते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, अब अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप्स, सो उसके लिए आप किस तरह मददगार साबित हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरा डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड, उनके क्या मार्क्स थे, क्या चीज़ें थी। तो हम उस पर भी उनको गाइड करते हैं, और फर्दर कुछ ऑप्शंस होते हैं कि स्टूडेंट जब यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर अपना पढ़ते हैं और उनकी अगर अच्छी CGPA आई भी होती है तो उसमें भी हम उनको गाइड करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में होते हुए भी आगे फर्दर के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कि आपके जो बाकी के सेमेस्टर हैं उसकी फीस आपको नहीं पे करनी पड़े और आपकी उसमें कुछ ना कोई डिस्काउंट हो जाए, कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। तो हम ये प्रोसेस भी अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं इन सिंपल कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो प्रॉपर उनको गाइड करते हैं सब चीज़ों। अच्छा, आपसे किस तरह कनेक्शन की जाए
स्टूडेंट्स किस तरह आपसे मिलने आ सकते हैं या स्टडी अब्रॉड के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल निदा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, वो स्क्रीन पे अभी मेंशन होगा और हमारी वेबसाइट पे मेंशन होगी। तो आई प्रेफर कि लोग उस पर कांटेक्ट करें और एक फ्री काउंसलिंग सेशन हमारे साथ रखें और जिसमें आएँ और अपनी डिटेल्स बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करेंगे। क्योंकि यू नो कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं, लोग डिफरेंट के प्रोसेस करवाते हैं और उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं। सो आई प्रेफर कि आके मिलें और मिलके अपनी डिटेल्स बताएं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन निकाल के देंगे। अच्छा, अब जैसे आप देखें यहाँ तो मैट्रिक सिस्टम भी होता है, फेडरल सिस्टम भी होता है और ओ लेवल्स ए लेवल्स तो है ही ना, कैम्ब्रिज सिस्टम। सो आप ये बताएं एलिजिबल कौन से लोग हैं? बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हो कहेंगे अच्छा जी उन्होंने मैट्रिक किया होगा और चलो भैया इंटर किया होगा। सो ये भी बता दें कि बाहर जाने के लिए एलिजिबल लोग बिल्कुल देखिए, जो इंटर किया है जिन्होंने, सही है, वो अप्लाई कर सकते हैं कि प्री कोर्सेज भी होते हैं बाहर, कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो जस्ट लाइक आपको बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो उससे पहले के प्री कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो भी जा सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल फेडरल बोर्ड से या सिंध बोर्ड से पढ़ा हो तो क्या आप मास्टर्स करने जा सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, बीकॉम भी किया हुआ है, तो फिर आप जा सकते हैं। अच्छा। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है। इवन हम ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब वो अगर पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अपने क्रेडिट आवर ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो इसकी फैसिलिटी भी उनके पास है कि उन्होंने 6 सेमेस्टर यहाँ कर लिया और वो चाह रहे हैं कि बाहर किसी यूनिवर्सिटी में वही कोर्स कंटिन्यू करें, वही फील्ड कंटिन्यू करें, तो उसमें भी हम उनको गाइड कर रहे होते हैं और ये भी डुएबल चीज़ है और ये भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत आसानी है क्योंकि ये एक इतनी मुश्किल चीज़ है, ख़ास तौर पे यहाँ अवेयरनेस दी है तो माँ बाप और बच्चों को भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। जो बहुत तेज़ और शार्प लोग हैं वो तो कंप्यूटर के थ्रू ही जान लेते क्या करें क्या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है गाइडेंस की। सो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ जो ARY का स्टडी अब्रॉड जो सिस्टम है वहाँ जाएँ, ग्लोबल बी प्लेटफॉर्म पे, बी ग्लोबल के अंडर जो है, और यहाँ जाके जैसे आप व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं, वेबसाइट भी चल रही है, फ्री सेशन काउंसलिंग सेशन कम से कम लें ताकि आपको पता चले कि आपको ज़िंदगी में अब आगे करना क्या है। क्योंकि वही वाली बात है कि हर चीज़ आपको करीब नहीं मिलती। कहते हैं ना पे कि ये तो इरशाद है कि पढ़ने के लिए चीन भी जाना पड़े तो सो वो है कि बेहतर है आप पढ़ कर आएँ और हमारे मुल्क की इकॉनमी को संवारें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है इस प्रोग्राम के मिनट ने आपको फ़ायदा पहुंचाया होगा क्योंकि मैंने खुद बहुत सीखा। सारी चीज़ बलाज पे अप्लाई करूँगी, बाकी दो तो पाल लिए जैसे पल्ले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Thinking of studying abroad? Then make sure you open the right door with Self-Reliant Youth Program, a project by ARY. From counseling to accommodation and top university admissions to everything in between. Unlock global opportunities today. For counseling and details, call 021 111 000162 or 0333 256 7444. Powered by Route to Market.